तो गाइज लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था एक्सेप्शन हैंडलिंग की। कस्टम एक्सेप्शन पे हम लोगों की बात खत्म हुई थी। ठीक है, आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड जब आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग, सबसे पहले ये समझ लें। जैसे आप देखते हो कि जितने भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या जितने भी हमारे पास मतलब कंप्यूटर्स हैं आज के टाइम पे, हर एक कंप्यूटर में हम मल्टीटास्किंग को अचीव कर सकते हैं, है ना। जैसे विंडोज़ को ही ले लो। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एट अ टाइम कई सारे एप्लीकेशन चला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, मैं नोट चला रहा हूँ, वन नोट। एक तरफ मेरा वन नोट चल रहा है, पीछे मेरा क्रोम भी चल रहा है। ठीक है, और उसके फिर पीछे देखा जाए तो हमारे पास एक्लिप्स भी ऑन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही है। ठीक है, प्रोसेसर मेरे सिस्टम में कितना है, मेरे लैपटॉप में प्रोसेसर तो एक ही है, लेकिन एक ही प्रोसेसर पे हम इतने सारे एप्लीकेशन कैसे चला लेते हैं, सवाल यहाँ पे ये आता है। एक ही प्रोसेसर पे हम इतने सारे एप्लीकेशन को चला कैसे लेते हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं मल्टी थ्रेडिंग लिंक्ड है। ध्यान से समझिएगा। मल्टी थ्रेडिंग जो होता है ना, वो एक टेक्निक है टू परफॉर्म मल्टीटास्किंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग मैं यहाँ पहले पहले लिख दूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ। इट इज़ अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है। इसलिए भाई, टू परफॉर्म मल्टी टास्किंग। मल्टी थ्रेडिंग की मदद से हम क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग को अचीव करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मल्टी थ्रेडिंग जो कंसेप्ट जावा के अंदर है, जावा का जो मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम मल्टीटास्किंग अचीव तो करते हैं, बट एप्लीकेशन के अंदर, इनसाइड एन एप्लीकेशन लेवल पे नहीं, एप्लीकेशन के अंदर, इनसाइड एन एप्लीकेशन। मैं आपको समझाता हूँ कि इनसाइड और आउटसाइड का क्या खेल है। समझो बात को। एप्लीकेशन के बाहर भी मल्टीटास्किंग होती है। जैसे एक मेरे पास प्रोसेसर है, दिस इज अ प्रोसेसर। ठीक है, आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, एक ही, जितने भी आप लैपटॉप ले रहे हो या डेस्कटॉप वगैरह बनवाते हो, जनरली 99% सिस्टम में एक ही प्रोसेसर होता है। मल्टीपल प्रोसेसर के पास जाओगे तो कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेसर बहुत महंगा होता है। तो एक प्रोसेसर होता है। अब जब मेरा एक प्रोसेसर मेरे एक एप्लीकेशन को चला रहा होता है, तो उस दौरान फिर दूसरा एप्लीकेशन मेरा कैसे चल रहा है, कैसे मैं यहाँ पे वन नोट भी चला रहा हूँ और आपसे गूगल मीट के थ्रू बात भी कर रहा हूँ, जो कि क्रोम में मेरा ओपन है। तो क्रोम और वन नोट दोनों साथ में कैसे चल रहे हैं? तो ये अचीव हो रहा है थ्रू मल्टीटास्किंग। जितने भी आज हम लोग सिस्टम यूज़ करते हैं, ये सब मल्टीटास्किंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग कैसे अचीव होती है, मैं थोड़ा सा पॉइंट लिखूँ यहाँ पे। तो मल्टीटास्किंग का मतलब हो गया कि, मल्टीटास्किंग का मतलब आप समझते हैं ना, मल्टीटास्किंग। ठीक है, मोर देन वन टास्क, मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। अगर एक ही समय में एक से ज़्यादा हम टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं, उसी को मल्टीटास्किंग बोलते हैं। मल्टीटास्किंग अचीव कैसे होता है, एक टास्क को अचीव कैसे किया जाता है, पहले ये समझें। सिंगल टास्किंग किसको बोलते हैं भाई? सिंगल टास्किंग, सारे टर्म समझ लेते हैं पहले। सिंगल टास्किंग का मतलब होता है कि वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, अब सिंगल टास्किंग कैसे अचीव होता है भाई? सिंगल प्रोसेसिंग से, है ना। और मल्टीटास्किंग अचीव होता है मल्टी प्रोसेसिंग से। तो अगर हम एट अ टाइम कई सारी प्रोसेसेस को क्रिएट करके उनको चला दें,
तो मल्टीटास्किंग हो जाएगा। तो मल्टीटास्किंग अचीव होता है, वी अचीव मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग थ्रू थ्रू मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास 3 एप्लीकेशन है, नोट है, क्रोम है, इक्लिप्स है। मुझे को मल्टीटास्किंग करना है, तो पहले प्रोसेसर ने वन नोट को चलाया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्रोम मेरा, मतलब देखो, यहाँ पे अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पे ये चीज़ें ही समझाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, एक्चुअली हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। एक्चुअली ये तीनों एप्लीकेशन साथ में नहीं चल रहे होते हैं। वो ऐसा रहा होता है कि प्रोसेसर जो है मेरे वन नोड को चला रहा है बहुत ही कम समय के लिए, मान लो 0.0001 सेकंड के लिए। उसके बाद क्रोम मेरा चल रहा है 0.0001 सेकंड के लिए। फिर एक्लिप्स मेरा चल रहा है 0.0001 सेकंड के लिए। अब प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेसर पहले ये चलाता है, प्रोसेसर ए वन नोट को चलाने के लिए एक प्रोसेस क्रिएट करता है, एक प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस क्रिएट करेगा। प्रोसेस मतलब कि वन नोट को एक्शन में लाया गया, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू। अब भाई एक प्रोसेस ने वन नोट को चलाया, उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्रोसेस ने वन नोट को चलाया तो यहाँ से ये 0.001 सेकंड के बाद यहाँ पे शिफ्टिंग हुई, तुरंत क्रोम चला। फिर एक प्रोसेस यहाँ बनी प्रोसेस, और इस प्रोसेस ने क्रोम को चलाया 0.0001 सेकंड के लिए। फिर क्या हुआ, फिर ये चीज़ स्विच होकर के यहाँ पे आई, फिर एक प्रोसेस क्रिएट हुई, ठीक है, और फिर इसने चलाया 0.001 सेकंड के लिए। इसके बाद ये होने के बाद कंट्रोल गया वापस इधर, कंट्रोल वापस इधर गया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जा करके, और फिर से मेरा वन नोट चला। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि वन नोट चलने के कितने सेकंड बाद दोबारा चला? टोटल टाइम कितना लगा वन नोट? हाँ, 0.0002 सेकंड। 0.0002 सेकंड, क्योंकि ये और ये टाइम के बाद दोबारा चला। तो 0.002 सेकंड के बाद अगर 0.0002 के बाद अगर कोई एप्लीकेशन दोबारा चल रहा है तो हम ह्यूमंस इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं कितना डिले हो रहा है? नहीं सर, नहीं कर सकते हैं। तो यही पूरा गेम होता है, यही पूरा गेम है मल्टीटास्किंग का। और ये जो मल्टीटास्किंग हो रही है वो हो रही है विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। इट मीन्स कि प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम ने मिलके मेरे एप्लीकेशंस पे प्रोसेसेस क्रिएट किए। अब एक प्रोसेसर एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को चला सकता है, तो उसमें दिमाग ये लगाया गया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि भाई इसमें शिफ्टिंग करें। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सीपीयू स्केड्यूलिंग, ठीक है। तो सीपीयू स्केड्यूलिंग में शिफ्टिंग होता है, थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा ये, इस तरह से जब हमारी प्रोसेसेस थोड़े थोड़े सेकंड के लिए चलती हैं तो मेरे सारे एप्लीकेशन चल रहे होते हैं। इसके और डेप्थ में जाना है तो आप, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है बीटेक वगैरह बी वगैरह में, चाहो तो पढ़ सकते हो बट नीड नहीं है, इतना इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो ये गेम आपने समझा कि मल्टीटास्किंग प्रोसेसर या प्रोसेस लेवल पे कैसे होती है, ठीक है। अभी हम एप्लीकेशन के अंदर नहीं आए ना, ध्यान रखो। अभी हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन से तीसरे एप्लीकेशन पे स्विच कर रहे हैं। ये जो स्विचिंग होती है या ये जो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है, इसको हम लोग प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, ठीक है। अब प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग जो होती है ये ज़रा हैवी होती है, मतलब इसमें लोड ज़्यादा पड़ता है, हैवी होती है। क्यों ये हैवी होती है?
प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस को बोला जाता है ये लाइट वेट नहीं होता, ये हैवी वेट होता है। अगर प्रोसेस हैवी वेट है, ठीक है, तो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग भी हैवी वेट होगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ये भी समझे बात ध्यान से। ज़ाहिर सी बात है कि मेरा जो वन नोट एप्लीकेशन होगा वो मेरे मेरे जो लैपटॉप है, मेरा जो सिस्टम है, इसके किसी न किसी पोर्ट पे इंस्टॉल्ड होगा। पता है आप लोगों को पोर्ट्स होते हैं, उस पे मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होते हैं। मान लो 8048 पोर्ट पे है, ठीक है। क्रोम मान लो मेरा चल रहा होगा, लेट कर लेते कुछ भी, 9496 पोर्ट पे, ठीक है। एक्लिप्स मेरा चल रहा होगा, ठीक है, एक्लिप्स मान लो मेरा चल रहा है 7426 पे, 7426 पे। पहली चीज़ कि सबके पोर्ट्स अलग-अलग हैं। इसका मतलब कि ऐसा हो गया कि स्विचिंग एक घर के अंदर नहीं करना है भाई, पूरा घर ही बदलना है। एक एप्लीकेशन यहाँ है तो दूसरा उधर है, तो दूसरा उधर है। इसका मतलब कि जब हम एक एप्लीकेशन से स्विच करेंगे दूसरे एप्लीकेशन पे, तो मुझे पूरी की पूरी मेमोरी छोड़ करके दूसरी मेमोरी को एक्वायर करना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है कि वन नोट एप्लीकेशन जो है, इसकी जो मेमोरी होगी, इसके द्वारा जो रैम कंज्यूम होगा, जो रिसोर्सेस होंगे, रैम एंड रिसोर्सेस, क्या वो सेम होंगे क्रोम के या अलग होंगे? जो इसके द्वारा मेमोरी कंज्यूम होगी, सेम होंगे सर, जो सेम होंगे। देखिए इसके द्वारा जो मेमोरी एंड रिसोर्सेज जो कंज्यूम की गई होगी वो सेम होगी, आप बोल रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या वन नोट एप्लीकेशन मेरे हेडफोन और माइक को यूज कर रहा है? नहीं सर। तो रिसोर्सेज तो अलग हो गए ना। क्रोम तो यूज कर रहा है ना। सर मेमोरी मतलब रैम को यूज कर रहे हैं। भाई रैम को यूज कर रहा है, लेकिन रैम के अंदर जो मेमोरी ऑक्यूपाई की गई है वन नोट के लिए, क्या वही ऑक्यूपाई की जाएगी क्रोम के लिए? नहीं सर, वो तो अलग होगा सर। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो मेमोरी एंड रिसोर्सेज सबके अलग होंगे। एप्लीकेशन क्योंकि अलग हो गया ना, तो मेमोरी एंड रिसोर्सेज सबके अलग होंगे, पोर्ट्स सबके अलग होंगे, सॉकेट्स वगैरह का कंसेप्ट आ जाएगा। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच करना ज़रा हैवी हो जाएगा। तो एक प्रोसेस जो है वो पूरे एप्लीकेशन को जब चलाती है, तो वो पोर्ट का भी ख्याल रखती है, सॉकेट्स का भी ख्याल रखती है, मेमोरी का, रिसोर्सेज का, इन सब का ख्याल रखती है। और जब मुझे यहाँ से स्विच करके दूसरे पे जाना हो, तो इन सारे रिसोर्सेज को रिलीज करना एंड देन नए एप्लीकेशन के सारे रिसोर्सेज को एक्वायर करना, जाहिर सी बात है थोड़ा हैवी होगा ये काम करना। समझ पा रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। इसीलिए प्रोसेस को हमेशा हैवी वेट बोला जाता है और प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग को हम लोग बोलते हैं कि ये एक हैवी वेट स्विचिंग होती है। इसीलिए आप देखते हैं जब हमारा प्रोसेसर भाई ज़्यादा महंगा नहीं होता, इन इन द आई मीन टू से कि ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर हमारे प्रोसेसर्स के पास जब नहीं होती है, तो ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन करने पे हमारा एप्लीकेशन हैंग करने लगता है। क्यों करता है भाई? मान लो 3 की जगह हमने 30 एप्लीकेशन खोल दिए। उस प्रोसेसर्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो जल्दी-जल्दी स्विच कर सके। तो उससे क्या दिक्कत आएगी कि जब जब 30वें ऐप के पास जाएगा तो वापस से पहले में आने में बहुत टाइम लग जाएगा। उस जो टाइम मतलब भाई इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, बहुत फ़ास्ट स्विच नहीं कर पा रहा है क्योंकि प्रोसेसिंग पावर उतनी ज़्यादा है नहीं, ठीक है? उतना उसकी टीजीपी नहीं है, उतना पावर सप्लाई नहीं है, बहुत सारे इसमें एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं, ठीक है? उन फैक्टर्स को मैं एक वर्ड में बोल रहा हूँ, प्रोसेसिंग पावर। तो प्रोसेसिंग पावर अगर ज़्यादा नहीं होती है, तो स्विचिंग फास्ट नहीं होती है। स्विचिंग फास्ट नहीं होगी तो 30वां एप्लीकेशन चलने के बाद पहला जब चलेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसी डिले को हम लैग बोलते हैं। हम बोलते हैं अरे यार लैग मार रहा है, फँस रहा है। नॉर्मल में हम लोग फँस रहा है, लैग मार रहा है उसको बोल देते हैं। असल में हम इतने ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन कर दिए होते हैं कि भाई वो कितना स्विच करेगा, उसकी भी तो एक लिमिट है ना।
तो जितना तगड़ा प्रोसेसर उतनी तगड़ी स्विचिंग। तो ये खेल रहता है पूरा। तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग, एंड दैट इज प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, जो एक पूरे एप्लीकेशन को ही स्विच करती है, एक एप्लीकेशन से दूसरे, दूसरे पे तीसरे। बट मल्टी थ्रेडिंग ये नहीं होती। मल्टी थ्रेडिंग इसके अंदर होती है। जैसे एक प्रोसेस बना, ये पकड़ लो आप इसको, क्रोम का पकड़ लो। एक प्रोसेस ने क्रोम को चलाया। अभी क्रोम के अंदर मैंने 3 टैब खोले हैं, 1, 2, 3 या 4 टैब खोले हैं, ठीक है। एक टैब में क्या हो रहा है, यूट्यूब वीडियो प्ले हो रहा है। एक टैब में क्या हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक टैब में क्या हो रहा है, मैंने कुछ डाउनलोड पे लगा के रखा है। और एक टैब पे मान लो कोई व्लॉग वगैरह है, ओपन करके रखा है। तो अब आप मुझे बताओ कि जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मीट है, ये डाउनलोड है, ठीक है, ये कोई यूट्यूब वीडियो प्ले हुआ है, और ये कोई व्लॉग पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये क्रोम के अंदर ये चारों काम एक साथ होते हैं, या पहले मैं आपसे बात कर लूँगा तब डाउनलोड होगा? नहीं सर, एक साथ भी हो सकते हैं। चार नॉइज़ बहुत ज़्यादा है भाई साहब। सुबह-सुबह इतना हल्ला कैसे होता है यार? हाँ? भोपाल में तो भाई पूरा भोपाल सोया है अभी। मैं अगर भोपाल में आपको जाके बाहर भी क्लास लूँ ना, चेयर टेबल लगा के, आपको ज़रा भी आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा है अपने यूपी बिहार का, लेकिन माहौल थोड़ा अलग है। वहाँ अच्छा है, सुबह-सुबह लोग उठ जाते हैं, यहाँ तो कोई नहीं उठता यार। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा यहाँ पे कि एक प्रोसेस ने जब क्रोम को चलाया, तो क्रोम के अंदर भी तो मल्टीटास्किंग की ज़रूरत है। एप्लीकेशन लेवल पे मल्टीटास्किंग की ज़रूरत है, वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर भी मल्टीटास्किंग की ज़रूरत है। मैं इस वाले डायग्राम को थोड़ा यहाँ एक्सपैंड करता हूँ। ये मेरा क्रोम है, ठीक है? या मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले ये व्हाइट ले लेते हैं। तो ये मेरा क्रोम है, ठीक है? क्रोम। क्रोम को चला रहा है भाई एक प्रोसेस। ये मेरी एक प्रोसेस है। ऑब्वियस सी बात है, हैवी वेट है। प्रोसेस को प्रोसेसर, ठीक है, वो तो आप जान रहे हैं। अब इसके अंदर भाई, अब क्रोम जो एप्लीकेशन है, ये एक मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन है। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपसे मीट पे बात कर रहा हूँ, एक मीट चला रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं आपसे, या मैं कुछ डाउनलोड, जावा 8 मैंने डाउनलोड लगा के रखा है, ठीक है? यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है? इधर मान लो ये यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियो भी प्ले करके रखा है। प्ले हो जाएगा ना? किया है आप लोगों ने कभी? यस सर। हाँ, ये हाँ प्ले सर, हो हो गया, जाएगा। प्ले हो गया। और इधर भाई, इधर मान लो ना, इधर मान लो मैंने इंस्टा खोल के रखा हुआ है। इंस्टा पे मैसेज भी मेरा आ रहा है। मैसेज आना बंद थोड़ी हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि एक ही क्रोम में 4-4 चीज़ें एक साथ हो रही है। तो अब जब प्रोसेस मेरे एक एप्लीकेशन को चलाती है, प्रोसेस की मदद से मैं एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच करता हूँ, तो एप्लीकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे हो रही हैं? तो यहाँ भी कहीं न कहीं मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होगी। अब यहाँ पे एक प्रोसेस क्रिएट होगी मीट के लिए, एक प्रोसेस क्रिएट होगी मीट के लिए, लेकिन ये प्रोसेस लाइट वेट होगी, हेवी वेट नहीं होगी, ठीक है? तो लाइट वेट प्रोसेस को हम बोलते हैं सब प्रोसेस। एक सब प्रोसेस क्रिएट हुई, मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ यार, एक सब प्रोसेस, ठीक है? सब प्रोसेस, एक सब प्रोसेस क्रिएट हुई मीट के लिए, एक सब प्रोसेस क्रिएट हुई, एसवी लिख रहा हूँ, एक सब प्रोसेस क्रिएट हुई डाउनलोड के लिए। मतलब आप टैब खोलते हो ना, तो एक्चुअली सब प्रोसेसेस क्रिएट होती हैं उसको चलाने के लिए, ये सब प्रोसेस, और यहाँ पे आपने ओपन किया ये सब प्रोसेस।
ठीक है। ये सब प्रोसेस जो हैं, आप मुझे बताएं कि इन सारे सब प्रोसेस का पोर्ट अलग अलग होगा या सेम होगा? सबका पोर्ट अलग अलग होगा सर। सारी की सारी क्रोम एप्लीकेशन में ही है, तो क्रोम एप्लीकेशन का पोर्ट तो एक ही है ना, क्रोम एक ही जगह ना इंस्टॉल है कि 20 जगह इंस्टॉल्ड है? अच्छा नहीं, सपोर्ट तो एक ही हुआ नहीं। हाँ, सबका पोर्ट जो है सबका सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो मेमोरी कंजप्शन होगी वो भी सबकी सेम होगी। भाई क्रोम के लिए जो रैम ऑक्यूपाई किया होगा वही होगा, सबके मेमोरी लोकेशन सेम होंगे, ठीक है, एक एक रैम में जहां पे हो रहा है। रिसोर्सेस ऐसा नहीं होगा कि भाई मतलब अलग से हमें रिसोर्सेस दूसरी जगह पे एलोकेट करने की जरूरत है। क्रोम के लिए जो रिसोर्सेस अगर मान लीजिए बनाया गया, तो वो हम चाहें तो भाई यहाँ इस टैब में भी यूज कर सकते हैं, इस टैब में भी यूज कर सकते हैं, इस टैब में भी यूज कर सकते हैं। हालांकि अभी हम कर नहीं रहे, सिर्फ मीट को ही इधर यूज कर रहे हैं, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। एक ही रिसोर्स को हम ये टैब में भी, ये टैब में भी, ये टैब में भी, ये टैब में भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब पोर्ट भी सेम है, मेमोरी भी सेम है, एंड रिसोर्सेस को भी हम थ्रू आउट द टैब यूज कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई एक एप्लीकेशन लेवल पे जो स्विचिंग होती है उसमें जो मेमोरी है, रिसोर्सेस होते हैं, वो कॉमन हो सकते हैं, उनको कॉमनली यूज किया जा सकता है। एंड दैट इज वाई ये जो एप्लीकेशन के अंदर जो ये टैब्स रन किए जा रहे हैं, इनके लिए कोई हैवी वेट प्रोसेस की जरूरत नहीं होती। इसीलिए प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस पे कई सारी छोटी छोटी सब प्रोसेसेस को क्रिएट किया जाता है, एंड ये सब प्रोसेस क्या करते हैं, मेरे एप्लीकेशन के अंदर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को रन करते हैं। कैसे रन करते हैं? बिल्कुल वही तरीका। मीट चलेगा 0.0001 सेकेंड के लिए, वही तरीका बिल्कुल यूज होगा, ठीक है। जैसे ये प्रोसेस आई, अब इस प्रोसेस पे ये थ्रेड्स एक्टिव हुए हैं, ठीक है। सब प्रोसेस को ही हम थ्रेड बोलते हैं, ध्यान रखें, सब प्रोसेस को ही हम बोलते हैं थ्रेड, धागा, है ना। सब प्रोसेस को ही थ्रेड बोलते हैं। तो अगर बहुत सारे सब प्रोसेस हैं तो बहुत सारे थ्रेड हुए, इसका मतलब इसको हम बोल दिए मल्टी थ्रेडिंग। तो एप्लीकेशन लेवल पे जो मल्टीटास्किंग होती है वो मल्टीपल प्रोसेसेस के थ्रू होती है, जिसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। एप्लीकेशन के अंदर जो मल्टीटास्किंग होती है वो सब प्रोसेस यानी बहुत सारे थ्रेड्स के द्वारा होती है, एंड उसको ही हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है? इट इज अ टेक्निक टू परफॉर्म मल्टीटास्किंग इनसाइड द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर, बाहर नहीं, ठीक है। बाहर तो प्रोसेस चलता है, थ्रेड का कंसेप्ट नहीं है। थ्रेड का कंसेप्ट जो जावा के थ्रेड की बात कर रहे हैं वो एप्लीकेशन के अंदर होता है। तो अब ये कैसे भाई सबको चलाएगा? वही तरीका, थ्रेड शेड्यूलर होगा, जिसे वहां पे सीपीयू शेड्यूलर होता था, जो एक को चलाए, दूसरे को चलाए, तीसरे को, चौथे को। यहाँ पे होता है थ्रेड शेड्यूलर। थ्रेड शेड्यूलर क्या करेगा? पहले वाले को चलाएगा मान लो 0.001 सेकेंड के लिए, फिर दूसरे को चलाएगा 0.001 सेकेंड, फिर 0.001 सेकेंड एंड 0.001 सेकेंड। तो इस तरह से स्विचिंग होती रहती है, कभी ये, 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 कभी ये। हमें लगता है सारे टैब्स साथ में चल रहे हैं, जब बहुत ज्यादा टैब खोल दो फंसने लगेगा। बहुत कितना टैब भाई, एक प्रोसेस के ऊपर जो थ्रेड्स होते हैं उनकी स्विचिंग भी प्रोसेसिंग पावर पे डिपेंड करती है। जितनी तगड़ी प्रोसेस, जितना तगड़ा प्रोसेसर, उतनी तगड़ी प्रोसेस, उतने ही तगड़े सब प्रोसेस। प्रोसेसर छोटा रहेगा, लूज रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आज स्विचिंग ज्यादा नहीं हो पाएगी। ज्यादा टैब खोलोगे तो फिर डिले, लैग मिलेगा। तो अब ये भी आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा टैब खोलते जाओगे तो रैम कंजप्शन भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के अंदर अगर आप चाहते हैं कि मेरे एप्लीकेशन के अंदर 10-15 फीचर्स हैं, 50 फीचर्स हैं, 100 फीचर्स हैं, और आप चाहते हैं कि वो सारे फीचर्स मेरे एक साथ, कई बार ऐसा होता है कि सारे नहीं, लेकिन कुछ फीचर्स हम एक साथ चलाना चाहते हैं। जैसे डाउनलोड अगर हो रहा है तो उस दौरान मैं बाकी काम करूं, अगर कहीं पे कोई मेरा वीडियो प्ले हो रहा है तो उस दौरान मैं दूसरा काम भी कर सकूं। तो ऐसे सूरत में एप्लीकेशन के अंदर हमें मल्टीटास्किंग की ज़रूरत होती है, एंड एप्लीकेशन के अंदर जब हमें मल्टीटास्किंग करना होता है तो मैं एप्लीकेशन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को
डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स पे चलाता हूँ। हमें एप्लीकेशन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट करना पड़ता है एंड इन थ्रेड्स को फिर हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं, तो हमें एप्लीकेशन के अंदर मल्टीटास्किंग देखने को मिलती है। ध्यान रहे, थ्रेड सब प्रोसेस है, थ्रेड इज अ लाइट वेट, थ्रेड लाइट वेट है, ठीक है। प्रोसेसर जो है, प्रोसेस जो होती है, जो प्रोसेसर लेवल पे जो प्रोसेस होती है, ये हैवी वेट होती है, ये एक लाइट वेट होती है। तो आप बोल सकते हो कि थ्रेड इज अ लाइट वेट, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि थ्रेड क्या है। थ्रेड थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड भी एक प्रोसेस ही है, एक लाइट वेट प्रोसेस, या इसको आप सब प्रोसेस भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ मल्टी थ्रेडिंग का। हाँ पता है सर। तो ये थे भाई मल्टी थ्रेडिंग का पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली क्या होती है। अब सवाल ये है कि ठीक है भाई, हम समझ गए कि मल्टी थ्रेडिंग का कूल खेल एक ही है, मल्टीटास्किंग अचीव करना, तो करेंगे कैसे। तो आओ अब जरा इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। इन जावा we can create thread in two ways। दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पहला होता है हमारा थ्रेड, जावा के अंदर एक हमें बनी बनाई थ्रेड क्लास दी गई है, थ्रेड क्लास, ठीक है। एंड दूसरा जो तरीका है वो है हमारा रनेबल इंटरफेस। इन दोनों ही तरीकों से हम थ्रेड्स को बना सकते हैं। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा एक एप्लीकेशन होता है, थ्रेड तो यार उसमें भी होता है। जैसे आपको समझाता हूँ मैं, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। उसमें हमने एक बनाया लॉन्च क्लास, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने बनाया मेन मेथड, ठीक है। तो जब मेन मेथड मेरा चलता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि मेन मेथड प्रोसेस में आके ही ना चलेगा, बिना प्रोसेस में आए चलेगा? नहीं। अच्छा, प्रोसेस में है ना? आके ही चलेगा। प्रोसेस में आके ही चलेगा। तो मेरे जितने भी एप्लीकेशन होते हैं उनमें थ्रेड बनता है, ये ऑटोमेटिक बनता है जेवीएम के द्वारा। जेवीएम जब भी हम एप्लीकेशन रन करते हैं, जेवीएम हमारे हमारी जो मेन मेथड वाली क्लास होती है उस पे एक थ्रेड क्रिएट करेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेन थ्रेड। और इस मेन थ्रेड के थ्रू हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है, मेन मेथड मेरा चलता है। फिर अगर यहाँ से मैंने मान लो कोई दूसरी क्लास के मेथड को कॉल किया है, फिर हम रिटर्न हुए हैं, तो यही मेन थ्रेड हमारा काम करते रहता है। मतलब एक एप्लीकेशन जो है, जावा का जो प्रोग्राम हम जो डे 1 से देख रहे हैं ना, हेलो प्रिंट करने का लेके आज तक जितने भी प्रोग्राम थे, सब में थ्रेड क्रिएट हो रहा था। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे थे, पर थ्रेड तो हो रहा था। मैं आपको दिखा दूँ, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट उठा लो, कल वाला उठा लेते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला। यहाँ पे हमारे पास लॉन्च है, तो मैं सब हटाता हूँ, चलो ये मेरा है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे सिस आउट किया, हेलो, ठीक है। ऐसे तो नहीं दिखेगा उसमें, जरा कुछ हमें एक्सेप्शन ला के आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, हेलो प्रिंट हुआ। देन मैंने किया स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू नल, और मैंने फिर क्या किया, नल की साइज निकालने की कोशिश करी, लेंथ निकालने की कोशिश करी। जाहिर सी बात है, नल पे मेथड चलाएंगे तो एक्सेप्शन आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देखो लो प्रिंट हुआ, फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया। कहाँ आया एक्सेप्शन? इन थ्रेड मेन। मतलब कौन से थ्रेड में एक्सेप्शन आता है ये भी यहाँ बताया जाता है। तो अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है,
एक ही थ्रेड होता है जो हमारे मेन को चलाता है, और अगर उसमें कोई एक्सेप्शन आ जाता है तो जो मेरा थ्रेड है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। हम बोलते हैं ना मेरा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया, तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होने का मतलब कि जो प्रोसेस इस प्रोग्राम को चला रही थी वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हुई, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सब प्रोसेस यानी थ्रेड। सो अगर मेरा कोई एक्सेप्शन आता है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेरा थ्रेड है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। अगर ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाओगे, ज़्यादा हम थोड़ा टेक्निकल बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हमारा थ्रेड एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ। इन मतलब लेमैन लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया, लेकिन थोड़ा कॉज की बात करें तो मेरा थ्रेड एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया, क्योंकि थ्रेड ही तो इसको चला रहा था। तो ये देखो एक्सेप्शन में बता भी रहा है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ठीक है। तो हर एक एप्लीकेशन मेरा थ्रेड को यूज़ करता है, चाहे कोई भी आप एप्लीकेशन बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ जावा के अंदर, ठीक है। बट ये सिंगल थ्रेडेड होता है। अब सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन की समस्या भी समझ लेते हैं। प्रॉब्लम विथ, भी आएंगे ना ऊपर वाले टॉपिक पे कि थ्रेड कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैंने बस लिख दिया है एक अंदाजे के लिए आपको। प्रॉब्लम, सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन की प्रॉब्लम, ठीक है, क्या है? सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन की प्रॉब्लम आपको इस एक छोटे से एग्जांपल से समझ में आएगी। देखो, मैं एक क्लिप्स में नहीं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, बेसिक प्रोग्राम है इसलिए मैं यहीं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा लॉन्च है, ठीक है। ये मेरा मेन मेथड है, ठीक है। ये मेरा मेन मेथड है, और यहाँ पे एक क्लास है, इसका नाम है फाइव नाम की एक क्लास है, और एक यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको छोटा करता हूँ। एक 5 नाम की क्लास है और एक 7 नाम की क्लास है, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर एक मेथड है जहाँ जहाँ पे या मैं ऐसा कर लेता हूँ, 5 नहीं लिखता हूँ इसको, यहाँ 2 नंबर का सम लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर का सम किया गया है, सम, ठीक। तो इसके अंदर एक मेथड है जहाँ पे 2 नंबर के सम के लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया है, यूज़र इनपुट लिया गया है, ठीक है, यूज़र इनपुट, एंड देन उस इनपुट का सम को प्रिंट किया गया है। ये मेथड में आपने किया है। उसके बाद यहाँ पे एक 7 नाम की क्लास है जिसके अंदर टेबल प्रिंट किया गया है 7 का, टेबल ऑफ 7 प्रिंट किया गया है, ठीक है। अब इन 2 क्लास है मेरे पास, 2 क्लास के 2 नॉन स्टैटिक मेथड है, तो मैंने क्या किया भाई, मेन से पहले सम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सम ओबीजे, और सम के ऑब्जेक्ट से मैंने ये वाला मेथड चलाया, ठीक है। और जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट चलाएंगे, ये मेथड चलाएं, फिर कंट्रोल वापस आया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने 7 का ऑब्जेक्ट बनाया, और 7 के ऑब्जेक्ट से मैंने ये चलाया, ठीक है। और देन कंट्रोल मेरा वापस आया, और देन मेरा क्या हुआ, मेन बंद, प्रोग्राम बंद। कुछ इस तरीके से सीन होता है, और ये चल रहा है जेवीएम के द्वारा, और जेवीएम ने क्रिएट किया है एक थ्रेड जिसको हम बोलते हैं मेन थ्रेड। अब इस पूरे प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये है कि देखो, ये जो पूरा एप्लीकेशन है, ये पूरा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये पूरा एप्लीकेशन, ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये पूरा एप्लीकेशन चल रहा होगा एक प्रोसेसर के ऊपर, एक प्रोसेस के ऊपर, एक हैवी वेट प्रोसेस के ऊपर, क्यों भाई? एप्लीकेशन Yes. हाँ लेवल सर। पे तो प्रोसेस चलती है ना, तो ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। अभी प्रोसेस का सीन ये है कि भाई कई सारे एप्लीकेशन चला रहे हो यार आप, इक्लिप्स, सॉरी, वन नोट है आपके पास, क्रोम है, उसी तरह ये एप्लीकेशन है, एन नंबर ऑफ चीज़ें आप रन कर रहे हो साथ में, ठीक है। एक आपका ये भी एप्लीकेशन है, और इस सब पे प्रोसेस है, सब पे प्रोसेस है,
और ये सारा खेल जो चल रहा है वो चल रहा है प्रोसेसर के द्वारा, ठीक है, प्रोसेसर, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मामला यहाँ ये है, परेशानी यहाँ पे ये है, पहले तो एप्लीकेशन लेवल पे परेशानी समझो। एप्लीकेशन लेवल पे परेशानी ये है कि इस एप्लीकेशन को हमने रन किया टू परफॉर्म 2 टास्क, एक है सम ऑफ 2 नंबर और एक है 7 का ऑब्जेक्ट। पहला सवाल ये है कि ये वाले लॉजिक में और ये वाले लॉजिक में कोई डिपेंडेंसी है या दोनों बिल्कुल अलग-अलग लॉजिक हैं? अलग-अलग लॉजिक है हाँ, सर। दोनों बिल्कुल अलग-अलग लॉजिक हैं। बावजूद इसके 7 के टेबल को प्रिंट होने के लिए सम के खत्म होने का वेट करना पड़ रहा है। मतलब 7 को क्या करना पड़ रहा है, 7 वेट करेगा, 7 वेट करेगा कब तक, जब तक कि ये भाई साहब अपना काम खत्म ना कर ले। मान लो यूजर इनपुट मांगा गया, इंटर नंबर 1, और मैं इंटर नंबर 1 करूँ ही ना, तो कभी 7 का टेबल चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं चलेगा नहीं सर। ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जब 2 इंडिपेंडेंट फीचर हैं, कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पे कि भाई पहले ये चलना चाहिए, पहले ये चलना चाहिए। तो भाई ऐसा क्यों है कि मेरे 7 के टेबल को प्रिंट करने के लिए वेट करना पड़ रहा है? ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि मान लो ये डाउनलोड क्लास है और ये है चैट क्लास। मैंने डाउनलोड पहले शुरू किया, तो मैं चैट ही नहीं कर पाऊँगा कभी ना, जब तक कि डाउनलोड खत्म ना होगा। डाउनलोड है 5 जीबी, इंटरनेट स्पीड है 116-117 केबी पर सेकंड। हो गया, कल बात कीजिएगा, सारा दिन जाएगा अभी आपका, है ना? तो ये तो बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। तो ऐसे सूरत में मल्टी थ्रेडिंग हमारे हेल्प करता है। बोले एक थ्रेड चला देगा, बोलेगा तुम भाई चलते रहो, इधर इस वाले थ्रेड से आप बात कर लो। तो एप्लीकेशन लेवल पे सबसे पहली समस्या ये हमें देखने को मिल रही है। अगर हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ ना करें तो ये समस्या दिख रही है कि एक फीचर अगर इन यूज़ होता है तो दूसरा वाला वेट करता है, और इसके आगे करस्पॉन्डिंग जितने भी होंगे सब वेट करेंगे। जब तक ये खत्म नहीं होगा आगे का चलेगा नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लो यूज़र इनपुट के दौरान अगर मान लो यहाँ पे हमने प्रॉपरली एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की है, प्रॉपरली एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की है, इंटर नंबर 1 में मैंने डाल दिया TEN, तो क्या होगा? एक्सेप्शन आ जाएगा सर। एक्सेप्शन आ जाएगा सर। तो 7 वाला चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा नहीं सर। चलेगा, क्योंकि मेन थ्रेड ही क्रैश कर गया, मेन थ्रेड ही टर्मिनेट हो गया। तो मल्टी थ्रेडिंग में ये भी सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में ये भी समस्या है कि अगर एक थ्रेड में परेशानी आती है और अगर आपने उसको भाई प्रॉपरली एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल नहीं किया हुआ है, तो उसका असर पूरे एप्लीकेशन में पड़ सकता है। वही मल्टीपल थ्रेड होता तो उसमें एक्सेप्शन आया है तो वो अपना देखिए, दूसरा थ्रेड का कोई मतलब थोड़ी रहता है, वो अपना चलता रहता है। लेकिन सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप क्रोम वगैरह पे देखोगे कि अगर आपका डाउनलोड फेल हो जाए तो उससे आपकी चैट नहीं रुक जाएगी। अगर आपका डाउनलोड फेल हो जाए, क्रैश हो जाए, किसी वजह से बीच में रुक जाए, वो बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाता है डाउनलोड करते समय, तो उससे ये नहीं होता कि आपका यूट्यूब वीडियो बंद हो जाएगा। प्रॉपरली चीज़ें हैंडल्ड होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स पे चल रही होती हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको रियल वर्ल्ड में बहुत दिखेगा, मल्टी थ्रेडिंग। तो सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन की 2 समस्या हमने बताई कि एक तो ये है कि भाई फीचर्स को वेट करना पड़ रहा है पहले फीचर्स के खत्म होने के लिए, एंड दूसरी समस्या कि अगर एक फीचर में कोई अगर एक्सेप्शन आएगा तो उसका असर दूसरे पे भी आ सकता है अगर प्रॉपरली हैंडल नहीं किए होंगे। 2 समस्या। तीसरी समस्या ये है सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन की कि प्रोसेसर का जो टाइम होता है वो बड़ा ही वैल्यूएबल होता है। हम हमेशा चाहेंगे कि प्रोसेसर का जो टाइम है वो एफिशिएंटली यूज़ किया जाए। तो जो मेरा प्रोसेसर है वो अगर इसको चलाया 0.2 सेकंड, इसको 0.2 सेकंड, फिर इसको 0.0002 सेकंड के लिए चलाया, तो ये 0.002 सेकंड जब आया तो इसने देखा अरे भाई ये तो रुका हुआ है। तो यहाँ पे
प्रोसेसर का टाइम वेस्ट हुआ, अननेसेसरी इसने इसको चलाया इस एप्लीकेशन को, जबकि इस एप्लीकेशन ने कुछ किया ही नहीं। बजाय इसके वेट करने के, अगर ये एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड होता तो ये प्रोसेसर कम से कम इसको चला देता, है ना? यस सर। जी सर। तो यहाँ पे क्या होता, मेरे प्रोसेसर का टाइम तो यूटिलाइज होता। अभी मान लो कि ऐसा नहीं है तो प्रोसेसर तो बार बार आएगा, ये भाई बैठे हुए हैं वो आएगा, ये भाई बैठे हुए हैं वो आएगा, तभी ये जगें तो चलो ये चल गया। उसके बाद फिर इसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम पहले ही प्रोसेसर दे चुका है। जितनी बार ये आया था और इसने इसको वेट स्टेट में देखा, ये रुका हुआ है, मतलब वेट स्टेट मतलब ये इनपुट नहीं डाल रहा है, तो उस दौरान ये काम हो सकता था पर नहीं हुआ, बिकॉज सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है। तो वो काम कब हुआ, लास्ट में हुआ। तो लास्ट में जब ये काम किया गया तो वो टाइम यूटिलाइज किया जा सकता था, बट सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में नहीं हो पाया। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, सीपीयू टाइम को एफिशिएंटली यूज करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इट इज ऑल्सो यूज टू इट इज ऑल्सो यूज टू या ऐसे लिखता हूँ, इट इज यूज्ड या हाँ ऐसे लिख सकते हैं, इट यूजेस सीपीयू टाइम एफिशिएंटली। सीपीयू टाइम को ये एफिशिएंटली यूज करता है। कौन? मल्टी थ्रेडिंग। अगर मल्टी थ्रेडिंग नहीं है ना तो सीपीयू टाइम हमारा वेस्ट होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमने सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन की 3 समस्या बताई। 3 समस्या मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं। पहला समस्या, फीचर्स जो है वो वेट करेंगे, ठीक है। दूसरी समस्या क्रैश की, वन थ्रेड कैन लीड होल एप्लीकेशन फेलियर, ठीक है। एंड तीसरी जो समस्या है वो है सीपीयू टाइम वेस्टेज की, ठीक है। तो ये 3 समस्या होती है सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन की। इसीलिए सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन बहुत ही कम बनाए जाते हैं, बहुत ही, जहां पे काम ही नहीं है मल्टीटास्किंग का, जहां पे एक ही फीचर है और जहां पे सिक्वेंशियल फीचर है कि ये होने के बाद ही दूसरा करना है। कैलकुलेटर ले लो भाई, 2 + 2 करोगे फिर ना कुछ आगे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा तो नहीं है कि 2 + 2 कर रहे हो उधर दूसरा भी प्लस हो रहा है। तो जो बेसिक एकदम बेसिक लेवल का जो कैलकुलेटर होता है वो सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन में बनाओ तो ठीक है। बाकी जितने भी एप्लीकेशन आप देख रहे हो सब मल्टी थ्रेडेड। यूट्यूब देख लो मल्टी थ्रेडेड है, फेसबुक देख लो, फेसबुक पे आपका नोटिफिकेशन भी आ रहा है, आप चैट भी कर रहे हो, उधर से कोई आपका लाइक्स भी बढ़ रहे हैं, उधर से आपको कमेंट में भी लोग सुना रहे हैं, उधर से मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। इंस्टा पे भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, क्रोम पे भी। जितने एप्लीकेशन आप, मुझे लगता है कि जितने एप्लीकेशन से आप डे टू डे लाइफ में कैलकुलेटर के अलावा जितने भी एप्लीकेशन से डे टू डे लाइफ में इंटरेक्ट करते हो, ऑलमोस्ट सभी मल्टी थ्रेडेड है, क्योंकि सब में मल्टीटास्किंग कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है, ठीक है। तो ये सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन की समस्या हमने आपको बताई। अब बात करेंगे कि इनको अचीव कैसे किया जाए। तो अगेन मैंने वही जो पॉइंट यहाँ लिखा था कि जावा के अंदर हम अचीव कर सकते हैं 2 तरीकों से। तो अब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम लिखने वाले हैं, ठीक है। प्रोग्राम लिखने से पहले एक हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट का। तो हम लोग की बात चल रही थी कि थ्रेड को किस तरीके से क्रिएट किया जाए, ठीक है। तो 2 तरीके बेसिकली थ्रेड को क्रिएट करने के आते हैं, थ्रेड क्लास एंड दूसरा है रनेबल इंटरफेस, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन देखनी थी, तो चलो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप थ्रेड क्रिएट करो थ्रेड क्लास से चाहे रनेबल इंटरफेस से, दोनों में एफिशिएंसी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से थ्रेड काम इसमें करेगा वैसे ही थ्रेड इसमें भी काम करेगा। अब जिस
ऑब्जेक्ट पे आपको थ्रेड बनाना है, ठीक है? उस पे अगर आप एक्सटेंड्स थ्रेड करते हो, 2 तरीके होते हैं, थ्रेड क्लास में हम एक्सटेंड्स करवाते हैं थ्रेड क्लास को, ठीक है? और रनेबल में हम इम्प्लीमेंट्स करवाते हैं रनेबल को, ठीक है? तो अगर आप एक्सटेंड्स करवा लेते हो थ्रेड क्लास को, मान लो आपके एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके पास एक क्लास है 5 नाम की, तो आपने कराया 5 एक्सटेंड्स थ्रेड, ठीक है? तो क्या ये 5 क्लास किसी दूसरी क्लास को अब एक्सटेंड्स कर सकती है? नहीं। नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए, तो आप रनेबल इंटरफ़ेस के पास जाएँगे और अगर नहीं चाहिए तो थर्ड क्लास के पास जाएँगे, तो ये मामला ऊप्स से रिलेटेड हो गया अगेन, ठीक है? तो मल्टी थ्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चाहे आप थ्रेड क्लास से बनाओ, चाहे रनेबल इंटरफ़ेस से बनाओ, दोनों सेम ही तरीका है, ठीक है? बस ये हो जाता है कि भाई अगर आप रनेबल को इम्प्लीमेंट्स करके बनाते हैं, तो आप ओपन होते हैं किसी अनदर क्लास को एक्सटेंड्स करने के लिए, बस बात इतनी सी है। क्या करने वाले हैं भाई अभी हम थ्रेड बनाने वाले हैं, ठीक है? मल्टीपल थ्रेड्स बनाने वाले हैं और उनको एग्ज़ीक्यूट करने वाले हैं साइमल्टेनियसली। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लें जो हम लोग क्रिएट करेंगे। हम करने कुछ ऐसा वाले हैं, देखो हमारे पास एक लॉन्च क्लास होगी। ये ध्यान समझ लेना क्योंकि ये जो मैं डायग्राम बना बना रहा हूँ इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो एक हमारे पास है लॉन्च क्लास, लॉन्च का एक मेथड है, ऑब्वियस सी बात है मेन। अब इस मेन पे हमें थ्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो भाई जो है ना, ये तो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, ठीक है? JVM एंड दिस इज़ योर मेन थ्रेड। इसका नाम ही है मेन, ठीक है? मेन थ्रेड, ठीक है? मेन मेथड हमारा चल गया। अब ये जो मेन थ्रेड होगा, अगर हमें दूसरे थ्रेड क्रिएट करने हैं, तो मैं मेन थ्रेड के ऊपर ही दूसरे थ्रेड को क्रिएट करूँगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। मेरे पास एक क्लास है 5 नाम की, मेरे पास एक क्लास है 7 नाम की। ठीक है? एक 5 नाम की क्लास है, 5 और एक है 7। इसके अंदर एक मेथड है, जिसमें हमने क्या किया है 5 का टेबल प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है? और एक 7 में है, जिसके अंदर हमने 7 का टेबल प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है? टेबल टेबल ऑफ 5 एंड हियर टेबल ऑफ 7। अब अगर मैं भाई कोई थ्रेड-व्रेड ना बनाऊँ, ठीक है? अगर मैं कोई थ्रेड-व्रेड ना बनाऊँ, डायरेक्ट मैं भाई यहाँ से 5 को ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर लूँ और 7 को ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर लूँ, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब 5 का टेबल प्रिंट हो रहा होगा, तब 7 को वेट करना होगा। हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि मैं 5 एंड 7 के टेबल को साथ में, ठीक है, एट अ टाइम प्रिंट करूँ। मतलब इधर 5 वन ज़ा 5 भी चलेगा, 7 वन ज़ा 7, दोनों साथ ही में चलना चाहिए। तो इसके लिए मल्टी थ्रेडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? भाई हमें बेसिकली हम इसको कॉल नहीं करेंगे। देखो ध्यान रखना बात को कि अगर आप 5 क्लास के मेथड को कॉल करोगे, तो इट मीन्स कि यू आर डिफाइनिंग अ फ्लो दैट कि फर्स्ट ये चलना चाहिए, देन ये चलना चाहिए। भाई अगर हम ही मेथड को कॉल करेंगे, तो हम ना फ्लो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग में हम फ्लो डिसाइड नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, थ्रेड शेड्यूलर डिफाइन करेगा कि पहले कौन चलना चाहिए, फिर ये चलना चाहिए, फिर ये चलना चाहिए, हम डिसाइड नहीं करते। हम नहीं बोलते कि पहले ये 5 चलेगा या पहले 7 चलेगा। हम बस इतना बोलते हैं कि मुझे 5 और 7 को साथ में चलाना है और वो चलने लगते हैं 5-7, 5-7, 5-7 ऐसा। तो ध्यान रखें मल्टी थ्रेडिंग में कभी भी हम अपने मेथड को ऐसा कॉल नहीं करते कि ये चलेगा फिर ये चलेगा, ऐसा नहीं करते। तो करते क्या हैं मेरे पास एक 5 का ऑब्जेक्ट होगा, एक 7 का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है?
तो मैं 5 के ऑब्जेक्ट पे एक थ्रेड बनाऊँगा, ठीक है? 5 के ऑब्जेक्ट पे एक थ्रेड बनाऊँगा। ध्यान रखना, ये जो थ्रेड बनेगा ना, ये जो मेरा मेन थ्रेड है, ये मेरा मेन थ्रेड इस तरीके से एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? ऐसे कुछ। ये लाइन सीधी क्यों नहीं हो रही यार? सीधी हो जाओ। हाँ, तो ये जो मेरा है, ये मेरा मेन थ्रेड है, ठीक है? मेन थ्रेड का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए मैं थोड़ा-सा इस पे फ़ोकस कर रहा हूँ ज़्यादा। तो आपका ये जो मेन थ्रेड है, इसी मेन थ्रेड के ऊपर यहाँ पे हम एक थ्रेड क्रिएट करेंगे। ध्यान रहे हम कॉल नहीं करेंगे भाई, हम कॉल नहीं करेंगे। हम यहाँ लॉजिक लिखेंगे एक थ्रेड क्रिएशन का। मैं लिख रहा हूँ टीएच, एक थ्रेड मैंने क्रिएट किया, किस पे? 5 पे। 5 पे एक थ्रेड क्रिएट हुआ। देन मैंने मेन थ्रेड के ऊपर ही, क्योंकि देखो थ्रेड क्रिएशन का लॉजिक भी अपने आप में एक कोड है और वो कोड को रन कौन करेगा? मेन ही थ्रेड करेगा ना। भाई आपने हेलो लिखा है, मान लो प्रिंट का कोड लिखा है, तो प्रिंट का कोड मेन थ्रेड ही रन करता है ना। हाँ सर। उसी तरह यस सर। हाँ, उसी तरह अगर आपने थ्रेड क्रिएशन का कोड लिखा है, तो वो भी मेन थ्रेड ही ना उस कोड को एग्ज़ीक्यूट करेगा। तो मेन थ्रेड मेरा मेन है, उसका नाम ही इसीलिए मेन है। ठीक है? करंट थ्रेड बोल सकते हो, प्राइमरी थ्रेड बोल सकते हो। म्यूट कर लें भाई, कोई डाउट है? तो मेन थ्रेड जो मेरा प्राइमरी थ्रेड है, उस थ्रेड के वो थ्रेड मेरा अदर थ्रेड्स क्रिएशन के लॉजिक को रन करेगा। तो पहला मैंने बोला कि थ्रेड बन जाओ 5 ऑब्जेक्ट पे, फिर मैंने बोला एक थ्रेड बन जाओ 7 पे, देन मैंने क्या किया, देन मैंने दोनों को स्टार्ट कर दिया। दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया। अब ध्यान रखें इस बात को कि मेरा मेन थ्रेड इधर नहीं जा रहा है चलाने, या मेरा मेन थ्रेड इधर नहीं जा रहा है चलाने, बल्कि मेन थ्रेड तो सीधा-सीधा आ रहा है। उसने बोला 5 पे एक थ्रेड बनो, चलो भाई 5 पे एक थ्रेड बन गया। ये लीजिए, एक थ्रेड बन गया, ठीक है। फिर मेन नीचे आया बोला 7 पे एक थ्रेड बनो, लो भाई 7 पे एक थ्रेड बन गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से, तो 7 पे एक थ्रेड बन गया। फिर दोनों को स्टार्ट किया गया, तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो एक इंटरनली एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है थ्रेड शेड्यूलर। शेड्यूलर बोलो, शेड्यूलर बोलो, जो प्रोनाउंस करना है कर लो, ठीक है। थ्रेड शेड्यूलर। अब इसका काम ये होता है कि ये दोनों थ्रेड को थोड़े-थोड़े सेकंड के लिए चलाना शुरू करता है। ऑब्वियस है सेकंड नहीं, मतलब सेकंड के और भी कई सारे हिस्सों में, कुछ मिलीसेकंड के लिए इसको चलाएगा, फिर इसको सो ऑन। तो ये कब चलाएगा? जैसे 5 का थ्रेड बनाया, थ्रेड बना, थ्रेड शेड्यूलर से अटैच हो गया। 7 का थ्रेड बनाया, थ्रेड क्रिएट हुआ, थ्रेड शेड्यूलर से अटैच हो गया एंड जैसे ही स्टार्ट किया, ये एक्टिवली ये एक्टिवली या मैं बोलूँ ये एक्टिव होकर दोनों को चलाना शुरू कर देगा। तो हमें आउटपुट मिलेगा कभी 5, कभी 7, कभी 10, कभी 14 सो ऑन। मुझे कंसोल में दोनों साथ में प्रिंट होते हुए दिखेंगे। ध्यान रहे आप यहाँ एक बात का ध्यान देंगे कि हमने कहीं भी एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोला कि 5 के मेथड को कॉल करो या 7 के मेथड को कॉल करो, बल्कि कॉलिंग हमने दे दी थ्रेड शेड्यूलर के हाथ में, वो अपने हिसाब से कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको चलाएगा। तो ये जो थ्रेड है पहले थ्रेड 5 क्रिएट हुआ है, तो इसका जो नाम बाय डिफ़ॉल्ट रखा जाएगा, वो रखा जाएगा थ्रेड-0। फिर 7 का थ्रेड क्रिएट हुआ है, तो इसका जो नाम रखा जाएगा, वो रखा जाएगा थ्रेड-1। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हो, नाम चेंज करके इसका राजू किया जा सकता है, इसका नाम चेंज करके काजू किया जा सकता है। तो थ्रेड के नाम भी सेट किए जाते हैं, अलग-अलग थ्रेड से अलग-अलग टास्क परफ़ॉर्म किए जा सकते हैं, वो सब सीखेंगे हम लोग। ठीक है? तो यहाँ पे भाई मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है 5 और 7। एक ऑब्जेक्ट को थ्रेड 0 चला रहा है, एक ऑब्जेक्ट को थ्रेड 1 चला रहा है, या नाम चेंज करोगे तो एक ऑब्जेक्ट के मेथड को राजू चला रहा है, एक ऑब्जेक्ट के मेथड को काजू चला रहा है
एंड थ्रेड शेड्यूलर इन थ्रेड्स को मैनेज करता है, इन थ्रेड्स को मैनेज करता है हमारा थ्रेड शेड्यूलर, ठीक है? ये भाई मैनेज कर रहा है। अब मैनेजमेंट के दौरान कौन-सा थ्रेड ये पहले चलाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसमें कुछ एल्गोरिथम्स चलते हैं, जैसे प्रायोरिटी के बेस पे थ्रेड शेड्यूलर प्रायोरिटी के बेस पे ये डिसाइड करता है कि पहले किसको चलाना है। थ्रेड की अपनी-अपनी प्रायोरिटी होती है। जैसे मेन थ्रेड की प्रायोरिटी होती है 5, थ्रेड की प्रायोरिटी 1 से लेके 10 तक वैरी करती है, ठीक है? 1 से 10 होती है कि 0 से 10 होती है? 1 से 10। 1 से 10 ना, जिसमें जिसमें 10 हमारा क्या होता है हाईएस्ट, 10 हाईएस्ट, 1 मिनिमम और 5 नॉर्मल। हाँ, ये लोएस्ट, ठीक है? ये होती है थ्रेड की ये होती है थ्रेड की प्रायोरिटी, ठीक है? अब इसके बारे में बात करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, जस्ट अभी समझ लो थोड़ा बहुत कि मतलब कहने का मतलब है कि भाई हमने अपने थ्रेड शेड्यूलर को 2 थ्रेड पकड़ाया, कौन-कौन सा भाई? एक राजू थ्रेड, एक काजू थ्रेड, तो ये पहले किसको चलाएगा? ये ज़्यादा सीपीयू साइकिल किसको देगा? तो वो डिपेंड करता है प्रायोरिटी पे। अगर मैंने एक की प्रायोरिटी कर दी भाई, मान लो इसकी प्रायोरिटी कर दिया 10 और इसकी प्रायोरिटी कर दिया 1, तो थ्रेड शेड्यूलर हमेशा 7 को पहले मौका देने की कोशिश करेगा, ज़रूरी नहीं होगा। कभी भी आप 100% नहीं बोल सकते कि यही पहले चलेगा। अगर आप ऐसा बोल लो कि हमेशा यही पहले चलेगा, इट मीन्स कि यू आर डिफाइनिंग अ फ्लो। मल्टी थ्रेडिंग में भाई कन्फर्म नहीं होता कि यही पहले चलेगा। लेकिन अगर प्रायोरिटी बहुत हाई कर दिया, इसकी बहुत लो कर दिया, तो 99% केसेस में 7 वाला पहले चलेगा। तो 7 फिर 5 फिर 7 फिर 5 इस तरह से चलेगा। अगर इसकी प्रायोरिटी हाई कर दिया आपने, इसकी 10 कर दिया, इसकी 1 कर दिया, ठीक है? तो आप देखेंगे पहले राजू पे फिर काजू, ऐसे चलेगा। ठीक है? तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि पहले कौन चलना है, ज़्यादा सीपीयू साइकिल किसको देना है। दूसरा एल्गोरिथम ये चलता है, पहला मतलब थ्रेड शेड्यूलर कैसे डिफाइन करता है पहले कौन चलेगा, तो पहला हमने बताया प्रायोरिटी के बेस पे, प्रायोरिटी। दूसरा इम्पोर्टेंट होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। भाई आप देख रहे हो थ्रेड 5 पहले क्रिएट हुआ है, 7 है, फिर स्टार्ट में हम भाई अगर 5 को पहले स्टार्ट करें, 7 को देन स्टार्ट करें, तो जो पहले स्टार्ट होता है थ्रेड शेड्यूलर उसको चलाने की पहले कोशिश करता है। पर फिर भी वो ज़रूरी नहीं होता, ध्यान रखें। कभी भी कुछ भी कन्फर्म नहीं होता, बट अगर हाँ, एक अगर आप उसकी बात करें चांसेस की, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले को पहले चांस दिया जाएगा, या जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसको ज़्यादा चांस दिया जाएगा। अच्छा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और प्रायोरिटी दोनों में किसकी 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 मतलब वैल्यू ज़्यादा है, मतलब दोनों में ज़्यादा किसको चांस दिया जाएगा, तो प्रायोरिटी को। कहने का मतलब है कि आपने पहले स्टार्ट किया है राजू थ्रेड को, ठीक है? देन स्टार्ट किया है काजू थ्रेड को। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम ये बोलेगा कि राजू को पहले चलाओ, तो आपको आएगा 5 वन ज़ा 5 पहले, फिर 7 आएगा। लेकिन हमने क्या किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने क्या किया है, राजू को पहले चलाया है, राजू का थ्रेड पहले स्टार्ट किया है, काजू का थ्रेड बाद में स्टार्ट किया है, तो राजू हमेशा आप देखोगे पहले चलेगा। लेकिन दूसरा काम हमने क्या कर दिया, राजू की प्रायोरिटी 1 कर दी, काजू की 10 कर दी। तो बावजूद इसके कि राजू पहले स्टार्ट हुआ था, आप देखोगे ज़्यादातर केसेस में काजू पहले शुरू होगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को भी ओवरराइड कौन कर देगा? प्रायोरिटी। बात समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं हम? हाँ सर। हाँ, तो हाँ सर। प्रायोरिटी का बहुत रोल है, ठीक है? और बहुत सारे मेथड आएँगे अभी, जॉइन वगैरह भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, वो हम लोग देखेंगे फिर। सिंक्रोनाइज़ेशन है, डेडलॉक है, क्लास लेवल लॉक, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आज पहले हम लोग प्रोग्राम बनाना सीखते हैं, तो आओ इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और हम पहला आपका मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगा भाई, एक क्लास बना लेते हैं। या टेस्ट में क्या है देखें। ये तो पूरा मेन मेथड वाला क्या है ये यार? एक काम करते हैं, इसी को चेंज करते हैं, 5 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से रीनेम कर लेते हैं, रीनेम 5।
ठीक है, 5 क्लास हो गई हमारी। इसका मेथड है टेबल ऑफ 5, ठीक है? टेबल ऑफ 5, कोई एक्सेप्शन नहीं रखेंगे हम, रिटर्न वॉइड कर लेंगे और ये सब पूरा हटा देंगे। मेरी पहली क्लास का पहला मेथड, मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कर लेते हैं हम 5 मल्टीप्लाई आई, ठीक है? तो ऐसे 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब देन हम क्या करेंगे भाई, देन हम एक 7 बनाएँगे, तो 5 को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो एक इसी तरह 7 बना लेंगे, ठीक है? 7 बना लिया हमने और 7 में मैं लिख दूँगा टेबल ऑफ 7, और यहाँ 7 इंटू आई कर लेंगे, तो 5 और 7 का टेबल हमें साथ में देखने को मिलेगा। कैसे भाई? अब मुझे दोनों पे एक-एक थ्रेड बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सटेंड्स कर लूँगा। पहले मैं थ्रेड क्लास के थ्रू बता रहा हूँ आपको, एक्सटेंड्स थ्रेड कर लिया और 5 में मैंने कर लिया एक्सटेंड्स थ्रेड, ठीक है? दोनों में थ्रेड कर लिया हमने। और यहाँ पे ये डिलीट कर देते हैं क्लास, ये कल वाली थी अपनी। अब लॉन्च में मैं क्या करूँगा, लॉन्च में मैं क्या करूँगा देखो, ध्यान देना। पहले तो हम ऑब्जेक्ट बनाएँगे, न्यू 5, एक 5 का ऑब्जेक्ट बनाया और एक हम बनाएँगे 7 का ऑब्जेक्ट, न्यू 7, ठीक है? एक 5 का ऑब्जेक्ट बनाया, एक 7 का ऑब्जेक्ट बनाया। आप मुझे ये बताओ कि जब मैं 5 का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक थ्रेड टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया है? हाँ सर। 5 का ऑब्जेक्ट बनाएँगे तो 5 क्लास की जो कंस्ट्रक्टर होगा उससे थ्रेड का लॉजिक तो एग्ज़ीक्यूट होगा ही, थ्रेड का कंस्ट्रक्टर, हाँ सर। है ना? हाँ। तो जब आप एक्सटेंड्स थ्रेड करते हो और अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो इट मीन्स कि आपने ऑब्जेक्ट के साथ-साथ थ्रेड भी क्रिएट कर दिया। तो सिंपल आपको सिर्फ़ ऑब्जेक्ट बनाना है एंड नाउ योर आपका जो थ्रेड है वो क्रिएट हो गया, थ्रेड क्रिएटेड, थ्रेड बन गया आपका, सिंपल है। फिर आपने 7 किया तो 7 में भी थ्रेड बन गया। अब ये जो थ्रेड बना है, ठीक है, एक थ्रेड 5 पे बना, एक थ्रेड हमारा 7 पे बना। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊँ कुछ ऐसा हो गया कि अभी थ्रेड बन गया, ठीक है? थ्रेड क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दोनों थ्रेड को मैं स्टार्ट कर दूँगा। कैसे? मैंने किया 5 डॉट स्टार्ट। स्टार्ट मेथड कहाँ से आया भाई 5 में? थ्रेड क्लास। तो 5 डॉट स्टार्ट किया और 7 डॉट स्टार्ट किया। इसका मतलब कि थ्रेड शेड्यूलर पहले 5 क्लास के मेथड को चलाएगा, फिर 7 क्लास के मेथड को चलाएगा। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा भाई कौन से मेथड को चलाना है? तो ये जो थ्रेड शेड्यूलर है, वो मेरे इन थ्रेड्स के जो 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 जिस पे थ्रेड्स बना हुआ है, उन क्लास के हमारे यूज़र डिफाइंड मेथड को नहीं चलाएगा। उसको पता ही नहीं है कौन-सा मेथड है। उसको पता ही नहीं है कौन-सा मेथड है। एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली होता ऐसा है कि जब हम थ्रेड क्रिएट करके स्टार्ट करते हैं तो थ्रेड शेड्यूलर किसी एक क्लास के अंदर जाके इट विल सर्च फॉर अ मेथड रन। तो कभी ये इसके रन को चलाएगा, कभी इसके रन को चलाएगा। तो ये रन मेथड को चलाएगा बिकॉज़ इसको पता है ओनली रन मेथड, जो कि इंटरनल मेथड होता है। इसको नहीं पता भाई हमारा टेबल ऑफ 5 या यूज़र डिफाइंड मेथड का नाम इसको कहाँ से पता रहेगा भाई? हम तो कुछ भी नाम दे सकते हैं ना, तो इसको कहाँ से पता रहेगा वो नाम? क्योंकि मीनिंग तो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हमारे पास तो मल्टीपल मेथड भी हो सकते हैं ना मेरी क्लास में, भाई टेबल ऑफ 5 है, टेबल ऑफ ये, दिस, दैट 50 मेथड है। तो थ्रेड शेड्यूलर को कैसे पता चलेगा कि 5 क्लास के कौन से मेथड को चलाना है? इसमें तो 50 मेथड आपने बना के रखा है। तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो थ्रेड शेड्यूलर है वो हमेशा रन नाम के मेथड को चलाएगा एंड ये ओवररिडन मेथड होना चाहिए, ठीक है? तो थ्रेड क्लास के अंदर से मुझे एक रन मेथड मिलता है। हायरार्की में बता दूँगा अभी आपको, कि वो रन मेथड एक्चुअली कहाँ से आता है। अभी तो आप समझ रहे हो कि रन से आएगा, अभी तो आप समझ रहे हो थ्रेड से आएगा, ठीक है? तो ये देखो रन मेथड आपने ओवरराइड कर लिया। तो एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में ऐसा होगा कि
थ्रेड शेड्यूलर हमारे इस रन को चलाएगा। कभी 5 के रन को चलाएगा और कभी 7 के रन को चलाएगा। इस तरह से सो ऑन 5 का रन, 7 का रन, 5 का रन, 7 का रन, इस तरह से स्विचिंग होती रहेगी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तरीके से। ठीक है, मैं कंसोल पुराना है ये, इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो 2 थ्रेड बना, दोनों को चालू किया, थ्रेड शेड्यूलर से थ्रेड कनेक्ट हो गया। अब स्टार्ट होने पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से तो 5 पहले चलना चाहिए, तो 5 चलेगा तो 5 का टेबल प्रिंट होगा, देन 7 का होगा, फिर 5 फिर 7। बट अभी ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि जब सोचो थ्रेड शेड्यूलर हमारे 5 के रन को चलाएगा तो रन में तो कुछ है नहीं। तो यहाँ से आप अपना मेथड चला लें। या तो आप टेबल का पूरा लॉजिक इसमें रख दें रन में, या फिर आप अपने मेथड में रखना चाहते हैं तो वो मेथड यहाँ से कॉल कर दें। ठीक है? तो यहाँ पे आपने जैसे ही कॉल किया तो कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, ऐसा। यहाँ से आप टेबल ऑफ 7 प्रिंट कर दें। आइए रन करके देखते हैं। तो देखिए, आउटपुट ज़रा एनालाइज़ किया जाए हम लोग यहाँ पे। तो देखिए 7 पहले चला हमारा, और आप देख रहे हैं कि 7 हमने क्या बोला कि भाई गारंटी नहीं रहती है। 5 को पहले शुरू किए लेकिन 7 पहले चला। अच्छा दोबारा चलाते हैं। इस बार यार हर बार 7 पहले क्यों चल रहा है यार? चलो ठीक है, चल रहा है तो चलने दो। वैसे 5 पहले चलना चाहिए ज़्यादातर केस में। देखो 5 चल गया इस बार। हमने क्या बताया, फिक्स नहीं होगा भाई कौन पहले चलेगा। देखो 5 फिर से पहले चला, एंड अगेन अगर रन करें तो 5 फिर से पहले चला, और अगेन हम रन करें तो फिर से 5 ही चला। देख रहे हैं ज़्यादातर केसेस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अप्रोच लिया जा रहा है। अब आप देखो 5 जो जैसे ही मतलब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहली बात मैंने कहीं भी मेन मेथड से अपनी क्लासेस के मेथड को कॉल ही नहीं किया। ना यहाँ रन लिखा है, ना यहाँ टेबल ऑफ 7 लिखा है। अगर हम खुद कॉल कर देते तो भाई वो तो भाई आपने फ्लो डिसाइड कर दिया ना, वो मल्टी थ्रेडिंग कहाँ हुआ? वो तो आपने बोला कि पहले इसका चलो फिर उसका चलो। इसीलिए हम मेथड कॉल नहीं करेंगे, हम सिर्फ थ्रेड बनाएँगे और थ्रेड को स्टार्ट कर देंगे। अब थ्रेड शेड्यूलर के हाथ में है कि वो कैसे ट्रीट करता है। तो उसने पहले चलाया 5 को, 5 के रन को, तो यहाँ से हमारा 2 बार चला। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10। उसके बाद थ्रेड शेड्यूलर ने थ्रेड को शिफ्ट किया, ठीक है? 7 वाले पे, एंड 7 वाले रन को चलाया, तो यहाँ पे ये कितनी बार चला? 2 बार ये भी चला। उसके बाद फिर शिफ्ट किया 5 पे, तो इस बार 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ये पूरा ही कंप्लीट कर दिया इसने। पूरा ही कंप्लीट कर दिया, और देन जिसका काम चूँकि कंप्लीट हो गया तो देन अब 7 पे बात आई और 7 फिर कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये चल रहा है। अब आप देखो यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि यार ऐसा हो जाए कि एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ऐसा आउटपुट आए। तो ऐसा आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंटरनली कभी-कभी ऐसा होता है कि एक थ्रेड को ज़्यादा साइकिल दे दी जाती है। तो एक थ्रेड भाई 2 बार ये चला, फिर 2 बार ये चला, फिर इसको भाई जितनी साइकिल दी गई, फिर उतना ही लगभग दूसरे वाले को भी दी गई। समझ पा रहे हैं? पर यहाँ पे इस प्रोग्राम से ये तो समझ में आ रहा है ना कि मेरा 5 और 7 दोनों साथ में चल रहा है। हाँ सर। हाँ, आउटपुट हमें कंसोल में दोनों का साथ में आ रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं। और अगर आपको अच्छे से अगर आउटपुट देखना है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक थ्रेड चलने के बाद, जैसे ये वाला मेरा थ्रेड चला, ठीक है? ये वाला थ्रेड जैसे मेरा चला, तो मैं थ्रेड के 5 प्रिंट करने के बाद मैं 10 प्रिंट ना करूँ, इस थ्रेड को स्लीप मोड पे डाल दूँ। थ्रेड को सुलाया जा सकता है, थोड़े देर के लिए टाइम्ड वेटेड स्टेट में डाला जा सकता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, ठीक है? तो वो कैसे होगा? इसके लिए थ्रेड क्लास का ही एक मेथड मिल जाता है, स्लीप। स्लीप मेथड आप चला लें, 1 सेकंड कर लें, ठीक है? ये हमें चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो यहाँ पे आप ट्राई कैच लगा सकते हैं। तो ये स्लीप क्या करेगा, ये आपके थ्रेड को 1 सेकंड के लिए सुलाएगा। जी, कहिए कोई डाउट है? हाँ सर, वो स्लीप मेथड को हम स्लीप मेथड स्टैटिक मेथड है ना थ्रेड क्लास का, तो थ्रेड क्लास से ही अगर कॉल करेंगे तो भी हो जाएगा ना बिल्कुल हो ट्राई कैच जाएगा, लगाने से। बिल्कुल हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट
एक्सटेंड्स किए हुए हैं तो मैंने स्लीप चला लिया। वो रनेबल वाले में हम थ्रेड डॉट स्लीप ही करते हैं वैसे। तो ये हो गया हमारा 1 सेकंड के लिए इसको रोका और 1 सेकंड के लिए इसको रोका। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली इसमें बता दूँ कि मान लो पहले इन दोनों में मान लो पहले 5 चल गया, तो जैसे ही 5 का टेबल 5 प्रिंट हुआ, तो ये 5 वाला जो 5 थ्रेड है वो 1 सेकंड के लिए सो गया। 1 सेकंड के लिए जब सोया, तो थ्रेड शेड्यूलर क्या करेगा 7 पे शिफ्ट हो जाएगा। 7 वन ज़ा 7 प्रिंट किया, फिर ये सो गया 1 सेकंड के लिए जब तक वो उठ जाएगा। तो अब आपको अच्छे से आउटपुट दिखेगा। कहें कोई डाउट है? सर मैं ये पूछ रहा था, ये स्लीप हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन क्यों दे रहा है सर? अनचेक्ड नहीं, चेक्ड एक्सेप्शन है क्योंकि एक्सटर्नल ये टाइम पे है, टाइम आपके सिस्टम से उठाता है ये। इसीलिए ये इंटरनल बनाया गया है इस तरीके से क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है बेसिकली जो टाइम आप ले रहे हो वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर से कैलकुलेट होके आता है। आप यहाँ पे नहीं डिसाइड कर रहे हो, कोई ऐसी टाइम लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हो। इसीलिए ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ना कि जावा डॉट यूटिल की कोई या कोई ऐसी टाइम लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो, वो लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर रहे हो, बल्कि ये जो टाइम उठा रहे हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से टाइम लेता है इंटरनल, दैट इज़ व्हाई। कोई लाइब्रेरी नहीं ना हमने यहाँ यूज़ किया टाइम के लिए, हाँ सर। जैसे लोकल डेट वगैरह बहुत सारे हमारे पास है, डेट है, टाइम है, डेट टाइम है। सर तो बेसिकली ये हमारा बाहर से आ रही है इसलिए करेक्ट। हम इसको हाँ, इसीलिए हम यहाँ पे चेक्ड बनाया गया है, हमें हैंडल करना पड़ेगा। अब अगर हम रन करें, देखिए 5, 7, 14, 10 देखो कभी 5 कभी 7 कभी कभी देखो यहाँ पे कभी 7 कभी 5 इस तरह से मतलब साइमल्टेनियसली चल रहा है। देखो 5, 7, 14, 10, 21, 15, 20, 28, 25 तो दोनों हमारे टेबल साथ में चल पा रहे हैं। यही है भाई मल्टी थ्रेडिंग हमारा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे अब देखो ये मेरा एक एप्लीकेशन है छोटा-सा, जिसमें हम 5 और 7 का टेबल प्रिंट करते हैं। बट हम क्या देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है कि 5 पूरा प्रिंट हो तो 7 प्रिंट हो, या ऐसा नहीं हो रहा कि पहले 7 हो जाए तो 5 हो, जो कि सिंगल थ्रेडेड में होता था। हमारे दोनों फीचर साथ में ही चल रहे हैं। अच्छा यहाँ एक कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। अगर मैं ऐसा करूँ अगर मैं ऐसा करूँ मैं इफ कंडीशन लगा दूँ कि अगर i की वैल्यू 5 हो, अगर i की वैल्यू 5 हो तो इफ चलेगा। 7 वाले में मैं कर रहा हूँ ध्यान देना। i की वैल्यू 5 हो तो भाई इफ चलेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया स्ट्रिंग s इज़ इक्वल टू नल मैं थ्रो भी कर सकता हूँ यार। चलो ख़ैर ऐसे कर लेते हैं एंड सिस आउट s डॉट लेंथ ज़ाहिर-सी बात है नल पॉइंटर आएगा। आप नल पॉइंटर एक्सप्लिसिटली थ्रो भी कर सकते हो। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 पे एक्सेप्शन आ गया, लेकिन एक्सेप्शन आने के बावजूद 5 वाला अपना काम कर रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तो वो समस्या खत्म हुई कि एक सिंगल थ्रेडेड में ऐसा नहीं होता भाई, सिंगल थ्रेडेड में अगर एक क्रैश तो सब बंद। लेकिन यहाँ पे जब मेरे 7 वाले पे देखो यहाँ बोल रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड -1 क्योंकि जो एक्सेप्शन आया है वो आया है 7 में। मैंने क्या बताया था जो पहले बनाते हो वो थ्रेड -0 होता है, जो दूसरी बार बनाते हो वो थ्रेड -1 होता है। तो थ्रेड -7 में आया है ना, तो थ्रेड -1 में अगर कोई एक्सेप्शन आया तो उससे आपका मेन थ्रेड नहीं रुक जाएगा। उससे आपका 5 थ्रेड नहीं रुक जाएगा, बाकियों ने अपना काम अच्छे से कंप्लीट किया है। ना? तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि थ्रेड्स का जो एग्ज़ीक्यूशन है वो बिल्कुल सेपरेट है। थ्रेड्स सेपरेटली एग्ज़ीक्यूट करते हैं बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए। हाँ, थ्रेड आपस में बात कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में। लेकिन बात करना अलग बात है, लेकिन जो उनका एग्ज़ीक्यूशन फ्लो होता है वो बिल्कुल सेपरेट होता है। ऐसा नहीं है कि एक बंद होगा तो दूसरे पे कोई असर आएगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है? तो ये आपने देखा। बाकी नेमिंग की बात कर लें। अच्छा यहाँ पे मैं अगर ऐसा कर लूँ, दिस आउट एग्ज़िट कर लेता हूँ। ठीक है? नेमिंग की भी बात हम करेंगे। ठीक है? कि नेम कैसे अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये एग्ज़िट हमारा पहले ही आ गया। एग्ज़िट हमारा पहले ही आ गया
और फिर ये 7, 14 और ये चल रहा है, फिर 7 वाले में एक्सेप्शन आ गया, फिर 5 अपना कंप्लीट करा, आखिर हो क्या रहा है भाई ये? हालाँकि ये एग्ज़िट मैंने क्यों प्रिंट किया था दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मेन थ्रेड अपना काम पूरा कर रहा है, मेन टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो इस एग्ज़िट प्रिंट होने से हम ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि मेन सक्सेसफुली एंड हुआ है। हाँ सर। ऑब्वियस सी बात है, मेन थ्रेड में अगर कोई एक्सेप्शन आता तो हमें कंसोल में दिखता, बट फिर भी हमने एग्ज़िट, लेकिन ये एग्ज़िट पहले क्यों आ गया? सर वो पहले जो 5 का थ्रेड 0 थ्रेड 1 चलने में टाइम लगता है ना सर, हाँ, ये तुरंत चल जाएगा। करेक्ट। मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी लोग जिनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, देखो। हुआ ऐसा कि जो मेरा करंट थ्रेड है या जो मेरा प्राइमरी थ्रेड है, वो चला। अब इस पॉइंट पे इसने बोला कि थ्रेड 5 क्रिएट हो जाओ। इस पॉइंट पे इसने बोला थ्रेड 7 क्रिएट हो जाओ। यहाँ पे दोनों को स्टार्ट कर दिया गया। अब उसका ठेका लेके थोड़ी बैठा रहेगा कि जब तक ये कंप्लीट करे तब तक मेन थ्रेड वेट करे। मेन हमने ऐसा कोई कोड यहाँ नहीं लिखा है कि मेन हमारा वेट करे। तो मेन वेट यहाँ पे नो वेट लिख देता हूँ। कोई वेट हमने मेन को नहीं कराया। मतलब मेन थ्रेड के ऊपर जो अदर थ्रेड क्रिएटेड हैं, मेन थ्रेड अपने ऊपर क्रिएटेड थ्रेड का वेट नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तुम लोग फँसे रहो भाई 1 घंटा, हमसे क्या मतलब? मेन अपना आगे जाएगा, अपना काम खत्म करेगा। तो ऐसा ही हुआ है, मेन थ्रेड चला है, दोनों थ्रेड क्रिएट किया है, स्टार्ट किया है। अब स्टार्ट करने का मतलब है कि वो थ्रेड थ्रेड शेड्यूलर के साथ रजिस्टर्ड होंगे। इससे पहले थ्रेड शेड्यूलर एनालिसिस करेगा, क्या प्रायोरिटी है, क्या है, कौन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। इससे पहले कि भाई ये अपना एक्शन परफ़ॉर्म करे, मेन मेन बटन दबा के आगे निकल गया और उसका एग्ज़िट पहले ही प्रिंट हो गया। चाहो तो आप मेन थ्रेड को वेट करवा सकते हो। मेन थ्रेड को आप बोल सकते हो कि भाई साहब जब तक 5 और 7 या कोई 5 या 7 या किसी भी थ्रेड जो मेन पे क्रिएटेड है, उसके फिनिश होने तक आप इसको वेट करवा सकते हो। पर हमने अभी तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो मेन वेट नहीं करेगा। तो जिस थ्रेड के ऊपर दूसरे थ्रेड क्रिएटेड होते हैं, जिस थ्रेड के ऊपर दूसरे थ्रेड क्रिएटेड होते हैं, वो मेन थ्रेड या जो वो करंट थ्रेड को आप वेट करवा सकते हो, बट अभी हमने करवाया नहीं है। ठीक है? इसीलिए आपको एग्ज़िट पहले मिला है ना? तो ये अपना चालू करके आगे बढ़ गया, एग्ज़िट हो गया। उसके बाद ये लोग अपना चालू हुए, भाई सबका एग्ज़ीक्यूशन सेपरेट है, मेन बंद हो गया। मेन बंद होने से भाई 7 और 5 थोड़ी बंद हो जाएगा। 7 अपना चला, 5 भी अपना चला। 7 पे एक्सेप्शन आ गया, 7 बंद हो जाने से 5 थोड़ी बंद हो जाएगा, फिर 5 अपना काम चालू रखा। ये है भाई मल्टी थ्रेडिंग। आप देख रहे हैं एक्सेप्शन इन थ्रेड हाइफ़न 1 आ रहा है। तो ये भी समझ लेते हैं कि थ्रेड की नेमिंग कैसे होती है, जब सब बात चल ही रही है तो। आसान है, थ्रेड नेमिंग। ये मल्टी थ्रेडिंग बहुत आसान है। अगर आप सही तरीके से एक बार समझ गए ना, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आपको लगेगी। थ्रेड नेमिंग के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे हमें मेथड मिल जाता है सेट नेम। जैसे हमने थ्रेड क्रिएट किया ना, क्रिएट करने के बाद ही यहीं पे नाम सेट कर दो। 5 डॉट सेट नेम राजू कर दिया, 5 को राजू चला रहा है एंड 7 डॉट सेट नेम और इसको काजू चला रहा है। बस अब देखो एक्सेप्शन आएगा काजू थ्रेड में। देखो एक्सेप्शन इन थ्रेड काजू, है ना? ये देखिए, इस तरीके से आप थ्रेड की नेमिंग कर सकते हो। अच्छा, आप चाहते हैं कि भाई ये जो 5 और ये प्रिंट हो रहा है, मुझे ये भी पता चले कि ये 5 किस थ्रेड से प्रिंट हो रहा है, मुझे वो प्रिंट करना है। तो आपका जो ये रन मेथड है, वो कौन चला रहा है, ठीक है? वो आप पता कर सकते हो। कैसे भाई? आप ऐसा कर सकते हो, ये थ्रेड को आपने एक्सटेंड्स किया हुआ है, तो आप थ्रेड का नाम निकाल सकते हो। आप यहाँ भी निकाल सकते हो वैसे तो। देखो करंट थ्रेड नाम का मेथड मिलेगा और डॉट गेट नेम कुछ ऐसे, ठीक है? तो ये जो करंट थ्रेड है, जैसे 5 पे जो थ्रेड बना है, कौन-सा थ्रेड? राजू है। तो राजू नाम आप इस तरह से यहाँ पे निकाल के ठीक है? और यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। इसको लूप के बाहर करना, अदरवाइज़ ये बार-बार फिर आपको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है? या मैं इसको रन रन में कर लेता हूँ, मैं नाम शुरू में ही निकाल के
और ये नेम पास कर देता हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ले लेता हूँ। इससे क्या होगा कि जब आपका 5 वाला ऑब्जेक्ट का रन मेथड चलेगा, तो मुझे थ्रेड का नाम भी पता चलेगा कि कौन इस रन को चला रहा है। हालाँकि हमें पता है, लेकिन हमें प्रिंट करना है तो भाई हम डायनामिक नाम ले रहे हैं यहाँ से, नेम लिया और 5 की वैल्यू प्रिंट करने से पहले हमने यहाँ पे नेम को कॉनकैटिनेट कर दिया। ठीक है ना? कुछ इस तरीके से। और यही काम आप यहाँ भी कर सकते हो 7 में, यहाँ भी आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये 7 कर लो, ये 7 कर लो और यहाँ स्ट्रिंग नेम ले लो, स्ट्रिंग नेम और जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट। नहीं आ रहा क्या यार? कॉपी नहीं हुआ। कुछ इस तरीके से। अभी आपको पता चलेगा कि भाई कौन-सा टेबल कौन से थ्रेड से रन हो रहा है। देखिए, राजू ने 5 को किया, काजू ने 7 को किया। इस तरह से राजू ने 10, काजू ने 14। राजू अपना काम खत्म कर रहा है, काजू तो वैसे ही अटक चुके हैं। मेन थ्रेड का नाम निकालना चाहते हो, मेन थ्रेड का भी नाम निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप यही चीज़ अगर करंट यहाँ कर लो, ठीक है? अच्छा 1 मिनट यार, इसमें ऐसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? करंट थ्रेड मेथड क्यों काम नहीं कर रहा है यहाँ पे बताइए? कोई बता सकता है? सर यहाँ पे थ्रेड को एक्सटेंड नहीं किया गया ना सर। हाँ, तो उसके लिए आप थ्रेड क्लास का करंट थ्रेड ऐसे कर सकते हो। यहाँ एक्सटेंड किए हैं तो डायरेक्ट उठा लो, यहाँ नहीं किए हैं तो ये स्टैटिक मेथड है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम करके एंड यहाँ पे क्लास नेम को यूज करके कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे आप नेम नेम ऐसे आप प्लस कर लो, ठीक है? तो पता चल जाएगा कि कौन-सा थ्रेड एग्ज़िट हुआ है अभी। देखो मेन एग्ज़िट हो गया पहले ही, मेन एग्ज़िट हो गया, काजू से 7 का चल रहा है, राजू से 5 का चल रहा है, काजू यहाँ पे बीच में रुक गया, फिर भी राजू हमारा काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी कहानी सबको? हुँ। हाँ सर। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं रन करता हूँ एक दफ़ा, मैं इसका एक काम करता हूँ, देखो यहाँ मैंने एक काम करते हैं इसको ना 3 बार कर लेते हैं, अब नल पॉइंटर नहीं आएगा, ठीक है? 3 कर दिया तो इफ चलेगा ही नहीं वैसे भी, क्योंकि इफ तो 5 पे चलना था, तो भी मैंने 3 कर लिया और रन कर देखो पहले हमारा राजू थ्रेड चला, राजू चला, उसके बाद रन करते हैं, देखो फिर से हमारा राजू पहले चला। तो आप देख रहे हैं कि राजू ज़्यादातर केसेस में राजू पहले चल रहा है। देखो फिर से राजू चला, काजू नहीं चल रहा पहले। तो अब प्रायोरिटी का गेम समझ लो। हम किसी थ्रेड को की प्रायोरिटी हाई कर सकते हैं, ठीक है? थ्रेड नेमिंग समझ गए? बात करते हैं थ्रेड के प्रायोरिटी। थ्रेड की प्रायोरिटी लाई करती है 1 होता है लोवेस्ट प्रायोरिटी, 10 होता है हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है? 10 हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है एंड ऑब्वियस सी बात है 5 जो है मॉडरेट होगा। इसमें एक सवाल पूछ देता है इंटरव्यू में मेन थ्रेड की क्या प्रायोरिटी होती है? क्योंकि वो तो हम सेट करते नहीं हैं। तो मेन थ्रेड की प्रायोरिटी होती है 5 और बाकी थ्रेड की प्रायोरिटी हम मैनुअली सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे अगर हम इसकी सेट करें अ, हम ऐसे कर सकते हैं, जो 5 का नाम सेट किया, यहीं प्रायोरिटी सेट कर लो। हमने कर दिया 5 डॉट सेट प्रायोरिटी एकदम लो कर दिया और 7 डॉट सेट प्रायोरिटी और इसकी एकदम हाई कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा थ्रेड शेड्यूलर है, वो ज़्यादातर केसेस में 7 वाले थ्रेड को पहले चलाएगा और ज़्यादा साइकिल देगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है भाई साहब, हम हमेशा बोलते हैं कि ये फिक्स मत मान लो कि 7 पहले ही चलेगा, कुछ एकाध केस में 5 भी पहले चल जाएगा। रन करते हैं देखिए। देखिए, अब इसमें काजू चला, अभी इससे पहले हमने 3-4 बार चलाया, राजू चला था, लेकिन अब काजू चला, जबकि मैंने स्टार्ट पहले राजू को किया है, लेकिन प्रायोरिटी चूँकि राजू की बहुत ही लो है, इसीलिए काजू को पहले मौका दिया जा रहा है। देखिए, अगेन आपने रन किया, देखो काजू को पहले मौका दिया गया। अगेन हमने रन किया, देखो इस बार देखो गेम हो गया ना?
इस बार राजू चल गया। तो गारंटी नहीं रहती, पर ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे कि पहले काजू चलेगा। देखो इस बार कौन चला भाई? इस बार राजू चला, ठीक है? हाँ, कहिए। सर शायद से ना विंडोज में प्रायोरिटी वर्क नहीं करता, नहीं, नहीं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। करता है, प्रायोरिटी करता है। अभी कर रहा था ये, कभी-कभी थोड़ा-सा हाँ, दिक्कत करता है। कभी-कभी करता है, कभी-कभी नहीं करता, पर अगर आप लिनक्स वगैरह पे स्विच करोगे तो वो प्रायोरिटी शुअर शॉट वर्क करते हैं। हाँ, हाँ, वो थोड़ा काजू ही पहले चलेगा। इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम देता है, एक आध बार थोड़ा-सा रिफ्रेश करके करोगे ना तो करता है। हुँ। तो काम करते हैं, इसको सही से चलाते हैं। एक तो इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई? इसको टर्मिनेट करता हूँ मैं पहले, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है? वैसे शुरू के 2 बार तो काजू चला था हम लोग का, देखो, ये काजू चला हमारा, है ना? और अगर रन करेंगे फिर से तो इस बार सही नहीं चल रहा यार। ठीक है? सर वही वो प्रायोरिटी विंडोज हुँ। पे वर्क नहीं करता। हाँ, सही से काम नहीं करता। मैं हर बैच में ऐसा ही होता है, मतलब थोड़ा-सा प्रॉब्लम देता है इसमें। लेकिन इसका भी कोई इलाज होगा, वो करते हैं अपन इसका भी, ठीक है? इस बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है? हालाँकि हमने आपको बताऊँ, मैं 2 साल लिनक्स पे लिया हूँ ट्रेनिंग, पूरी जावा फुल स्टैक। लिनक्स पे वर्क करता है सर, हाँ। लिनक्स पे वो वर्क करता है, विंडोज पे वर्क नहीं करता। बहुत प्रॉब्लम देता है, कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। देखो एक बार चला यहाँ पे, ठीक है, कभी चल रहा है, कभी नहीं चला है। तो कहने का मतलब है कि प्रायोरिटी जो होता है, किसी पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी हाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? बट ये जो गेम होता है ना, ये बहुत हद तक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। हमने क्या बताया, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर लेवल पे मैनेज की जाती हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर हमें कम चांसेस में दिख रहा है, बट हमारा जो कांसेप्ट है वो सेम है कि प्रायोरिटी हाई करने से ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि काजू पहले चले। आप देख भी रहे हो 5-6 बार चला रहे तो काजू दिख रहा है हमें, लेकिन प्रायोरिटी जब नहीं थी तो काजू दिख भी नहीं रहा था। अभी कम से कम हमें दिख रहा है, अदरवाइज़ इससे पहले 4 बार चलाए थे तो राजू, राजू, राजू ही था। तो प्रायोरिटी आप हाई कर दो, ठीक है? प्रायोरिटी किसी अगर थ्रेड की अगर आप हाई कर देते हो तो उसके पहले चलने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा, ये चीज़ हो गई, प्रायोरिटी हो गया, थ्रेड की नेमिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एक और मेथड की, जो कि है हमारा जॉइन मेथड, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जॉइन मेथड मैं आपको कैसे समझाऊँ? अब देखो, ध्यान देना, जॉइन मेथड अ, ऐसा मान लो, उम, ये मेरा एक थ्रेड है, ठीक है? ये मेरा एक थ्रेड है, 5 पे एक थ्रेड है, इसमें 5 का टेबल प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, प्राइवेट इंट अ, 5 काउंटर, ठीक है? 5 का काउंटर हमने 0 सेट कर दिया, कुछ मत सेट करो, 0 सेट हो जाएगा। एक 5 काउंटर है, मैं जॉइन मेथड आपको समझा रहा हूँ एक एग्ज़ाम्पल लेके, ठीक है? 5 का काउंटर यहाँ पे है और 7 का काउंटर यहाँ पे है, 7 काउंटर। ध्यान समझना बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, टेबल ऑफ 5 के अंदर मैं 5 के काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। लूप के अंदर करूँगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? लूप के अंदर करता हूँ यहाँ पे अ, यहाँ पे। ठीक है, 5 का काउंटर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ये कितनी बार हमारा लूप चल रहा है, ठीक है? हो सकता है ये यहाँ पे डायनामिकली वैल्यू ली गई है, बहुत कुछ किया जा सकता है। हो सकता है कि लूप बीच में रुक भी जा रहा हो, किसी एक्सेप्शन की वजह से, तो हम काउंटर चाहते हैं कि हमें काउंटर मिल जाए कितना चला और इसको 10 कर लेते हैं हम वापस से, ठीक है? और 7 में आकर के ये मैं हटा लेता हूँ एक्सेप्शन वाला गेम, ठीक है? इसको मैं कमेंट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं 7 के काउंटर को प्रिंट कर लूँगा। 7 का सॉरी इंक्रीमेंट कर लूँगा, ठीक है? तो अ ये क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, 7 का काउंटर कर लिया, यहाँ पे 5 का काउंटर कर लिया। अब इन दोनों का मैं गेटर्स बना लेता हूँ, काउंटर का। तो ऑल्ट शिफ्ट एस जनरेट गेटर, सेलेक्ट गेटर और ये मेरा गेटर यहाँ बन गया, ठीक है? और 7 का भी गेटर यहाँ बना लेते हैं। सेलेक्ट गेटर, ठीक है? अब जब मेरा 5 चलेगा और पूरा चल जाएगा, तो मेरे काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
10 हाँ सर, है ना? 11 10 10 होगा ना भाई, 1 से 10 10 और 7 का काउंटर जब 7 का लूप चलेगा, तो 7 के काउंटर की वैल्यू भी 10 हो 3 जाएगी। टाइम्स अच्छा 3 3 टाइम, टाइम्स ओके 10 कर लेते हैं, ये भी 10 हो गया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों लूप को चालू किया। दोनों लूप को चालू करने के बाद, ठीक है, ये नाम नेम वेम चलो ठीक है, लियो तो ठीक है। दोनों लूप को 2 थ्रेड बनाए, नाम सेट किया, प्रायोरिटी वायोरिटी सेट करी, दोनों को स्टार्ट करा एंड दोनों को स्टार्ट करने के बाद मैंने 5 का काउंटर यहाँ प्रिंट किया कि भाई दोनों काम होने के बाद 5 कितनी बार चला। तो मैंने कर लिया 5 डॉट गेटर बनाया, इसलिए हमने गेट काउंटर यहाँ प्रिंट कर लिया 5 का काउंटर और यहाँ पे 7 का काउंटर कर लिया। 7 डॉट गेट 7 काउंटर। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आउटपुट देखना आप काउंटर का। ये देखो 0 0 समझ में आया ये 0 0 क्यों आया? काउंटर 0 0 क्यों आया? सर वो इनिशियलाइज होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों आई भाई? लूप तो लगाया था हमने। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसलिए आई क्योंकि जो मेन थ्रेड है उसने 5 और 7 को स्टार्ट किया। इससे पहले कि इनके थ्रेड स्टार्ट होते और काउंटर इंक्रीमेंट होता, हमने मेन थ्रेड आगे बढ़ के दोनों वैल्यू को खींच लिया। तो अभी जब ये दोनों चले ही नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 ही होगी ना? हाँ, हाँ सर, समझ गए। तो मेन थ्रेड अगर आप मेन थ्रेड के ऊपर या मेन थ्रेड हो या प्राइमरी थ्रेड, कोई भी थ्रेड हो सकता है। अगर कोई थ्रेड है, उसके ऊपर अदर थ्रेड्स आपने बनाए हैं। मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि कोई सा भी थ्रेड हो सकता है, मेन हो या कोई सा भी थ्रेड हो। एक थ्रेड है, इसके ऊपर आपने एक थ्रेड बनाया, फिर आपने एक थ्रेड बनाया, ठीक है? और इससे आपने कोई कैलकुलेशन की, इससे भी आपने कोई कैलकुलेशन की और ये कैलकुलेशन आपको वापस से आपके करंट थ्रेड में चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका प्राइमरी थ्रेड है, उसको दोनों को शुरू करने के बाद यहाँ पे रोकना पड़ेगा ना, वेट करो जब तक ये दोनों अपना काम खत्म ना कर लें। खत्म ना कर लेना। ये दोनों अपना काम जब खत्म कर लें, तब हम आगे बढ़ें, तब हमें कैलकुलेट वैल्यू मिलेगी। अगर भाई हम इन दोनों को स्टार्ट करके और आगे बढ़ के कैलकुलेशन निकालेंगे तो भाई वो तो कैलकुलेशन अभी हुई नहीं है, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। तो हमें अपने करंट थ्रेड को रोकना पड़ेगा। ये करंट थ्रेड मेन भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। मान लो राजू थ्रेड है और राजू के ऊपर हमने एक थ्रेड बनाया है एक्स, एक वाई। तो मैं चाहूँगा कि राजू हैज़ टू वेट अंटिल एक्स एंड वाई फिनिशेस देयर वर्क। तो राजू को वेट कराएँगे। अभी हमारा प्राइमरी थ्रेड मेन है और ये राजू काजू हैं। तो ये जो मेन थ्रेड है, उसको हम बोलेंगे मेन भाई साहब ज़रा वेट करो। कब तक? जब तक राजू और काजू अपना काम खत्म नहीं कर लेते, तब तक आगे मत बढ़ना। तो यही मेन थ्रेड क्या आएगा? वेट स्टेट में चला जाएगा, रुका रहेगा और जैसे ही ये लोग अपना काम खत्म कर लेंगे, तब आगे बढ़ेगा। तो इसको भाई काउंटर की वैल्यू सही से मिलेगी। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे स्टार्ट करके सीधा आगे बढ़ जा रहे हैं, वेट करवाए नहीं। तो वेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने 5 को स्टार्ट किया, ठीक है? 7 को स्टार्ट किया। अब हम बोलेंगे कि मेन थ्रेड रुके रहो, जब तक 5 अपना काम पूरा नहीं कर लेता। फिर मैं बोलूँगा कि मेन थ्रेड रुके रहो, जब तक 7 अपना काम पूरा नहीं कर लेता। 5 और 7 दोनों को हमने जॉइन करा लिया। यहाँ अगेन हमें चेक्ड एक्सेप्शन आ रहा है, तो आप इसको थ्रोस कर लेते हैं, ठीक है? थ्रोस कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो जॉइन मेथड है, ये जॉइन मेथड 5 और 7 थ्रेड का वेट करेंगे। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। मेन थ्रेड जो है, वो 5 और 7 का वेट करेगा और जब 5 और 7 अपना काम पूरा कर लेंगे,
तब मेन थ्रेड आगे बढ़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है काउंटर की वैल्यू उसको मिलेगी ना। हाँ सर, हाँ सर। वो 0 नहीं हाँ, मिलेगा। हाँ, तो जॉइन मेथड का अभी आप यूज़ समझ गए होंगे, जॉइन मेथड का यूज़। बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड है भाई, इंटरव्यू में पूछता है और बहुत लोग जॉइन और सिंक्रोनाइज़ेशन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जॉइन मेथड का यूज़ है कि ये क्या करेगा, आपके जो प्राइमरी थ्रेड है, प्राइमरी थ्रेड को ये वेट स्टेट में डालेगा, ठीक है? कब तक के लिए? जब तक इसके ऊपर क्रिएटेड थ्रेड अपना काम खत्म ना कर लें, ठीक है? तो प्राइमरी थ्रेड के ऊपर, जैसे हमारा प्राइमरी थ्रेड मेन है, उसके ऊपर जो है 5 और 7 है, 5-7 काम खत्म कर लेंगे तो भी आगे बढ़ेगा। जॉइन का मतलब ये होती है, यहाँ पे जॉइन किया ना 5 जॉइन, तो यहीं रुका रहेगा जब तक 5 नहीं खत्म कर ले। 5 खत्म करेगा तो आगे बढ़ेगा, अब 7 के लिए वेट करेगा। अगर 7 अपना काम खत्म कर लेगा तो फिर नीचे आएगा। अभी रन करेंगे तो काउंटर की वै अब इस बार देखो मेन जो एग्ज़िट है वो आखिर में आएगा। देखिए, या इससे पहले आ सकता है क्या? नहीं, इससे पहले कैसे आएगा? वो तो सीक्वेंशियल हो जाएगा। चलो, देखो, अभी हमारा मेन थ्रेड रुका हुआ है राजू-काजू के लिए। देखो, ये तो राजू-काजू के लिए रुका रहा और जैसे ही दोनों ने अपना काम खत्म किया, कंट्रोल आगे गया, दोनों की काउंटर की वैल्यू 10 आई और फिर मेन एग्ज़िट हुआ। जॉइन मेथड से हम अपने प्रोग्राम में सीक्वेंस अचीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि जॉइन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, हम ये एंश्योर कर रहे हैं कि जो मेरा प्राइमरी थ्रेड है वो वेट करे जब तक उसके ऊपर क्रिएटेड थ्रेड अपना काम खत्म ना कर लें। और इसका यूज़ कब किया जाएगा? जब एक थ्रेड पे आपने दूसरे थ्रेड चला के उनका आपको रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है। तो आपको वेट, क्योंकि मेन को ज़रूरत है इन दोनों के रिज़ल्ट की, तो हमने मेन को जॉइन करा लिया। ठीक है ना, समझ गए? जॉइन मेथड क्लियर हुआ अभी? हाँ सर। इस तरीके से आगे बहुत, हाँ, कहिए, कोई डाउट है पहले बताइए फिर आगे बात करें। हाँ सर, ये जॉइन मेथड तो क्लियर हुआ, उसका डाउट नहीं है। हुँ, आपने जैसे बोला कि ये जॉइन मेथड एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा और हमने हाँ, थ्रोज से वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन ये की है, हाँ, हाँ। कैच की है। जी, तो जी। कैच भी मेन ही मेथड करेगा ना, मतलब थ्रोज क्या करेगा, वो सिर्फ मेथड को बताएगा कि एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो हमको ट्राई हाँ, कैच तो वैसे भी लगाना ही पड़ेगा, राइट? ट्राई कैच लगाना सही अप्रोच है, लेकिन ये थोड़ा-सा कोड थोड़ा-सा हौच-पौच हो जाता है, इसलिए हमने थ्रोस हाँ, कर हाँ। दिया। नहीं, नहीं, नहीं। मैं बस वो उसके लिए देख रहा था क्योंकि अगर अगर कंसिडर करो एक्सेप्शन आया, तो हाँ, जेवीएम तो मेन को पूछेगा ना कि आपने एक्सेप्शन हाँ, हैंडल नहीं, किया है या नहीं। ट्राई कैच ही लगाएँगे, वो तो हमने हाँ, हाँ। बस क्लियर, ताकि फ़ोकस हो कि भाई क्या चल रहा है। तो हाँ सर, समझा, समझा। तो इस तरीके से जॉइन का मामला आप समझ गए। देन बहुत सारी चीज़ें आज हम लोगों ने कवर कर ली। अब हम लोग का जो टॉपिक है वो रनेबल की तरफ जाएगा। अब रनेबल से अभी देख लें हम लोग, कल फिर हम लोग सिंक्रोनाइज़ेशन वगैरह करेंगे, हाँ सर। है ना? चलो, अब रनेबल से देख लेते हैं कि रनेबल से कैसे थ्रेड बनेगा। तो अभी हमने आपको थ्रेड क्लास के थ्रू दिखाया, ठीक है? थ्रेड बना के। अब जितना भी काम हमने अभी किया है ना, वो सारा काम कॉपी पेस्ट होने वाला है। तो मैं एक प्रोग्राम बताऊँगा, बाकी आप सब खुद ही कर लोगे, ठीक है? कहिए, कोई डाउट है तो? सर वो और एक मेथड बचा ना वो डीमन का, इस डीमन सेट डीमन। अरे वो तो बहुत बन रहे हैं, वो नेक्स्ट सेशन के लिए रख रहे हैं हम। ओके, ओके, ओके। हाँ, थ्रेड क्रिएशन अभी तो डेडलॉक है, सिंक्रोनाइज़ेशन है, बहुत सारी चीज़ें आएँगी। थ्रेड क्रिएशन यूजिंग रनेबल इंटरफ़ेस। अब जब आप रनेबल इंटरफ़ेस से थ्रेड क्रिएट कर रहे हो, तो थोड़ी हायरार्की समझ लो। रनेबल एक इंटरफ़ेस है, ठीक है? जिसके पास सिर्फ़ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। रनेबल इंटरफ़ेस, एक ही ये होता है बस, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो है रन नाम का, ठीक है? इसीलिए जावा 8 में इस रनेबल इंटरफ़ेस को हम बोलते हैं सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफ़ेस, सैम इंटरफ़ेस भी इसको बोला जाता है। या जावा 8 में इसी को हम लोग फंक्शनल इंटरफ़ेस भी बोलते हैं। अब ये कांसेप्ट मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? जावा 8 में सीखेंगे ये सब क्या है। बड़े काम की चीज़ है ये। तो रनेबल इंटरफ़ेस में एक्चुअल रन मेथड होता है।
फिर वो रन मेथड यहाँ से थ्रेड क्लास के पास जाता है, मतलब थ्रेड क्लास इंटरनली कहीं न कहीं रनेबल की चाइल्ड होता है। तो ये आपका थ्रेड क्लास है, थ्रेड क्लास। यहाँ पे आपका फिर रन मेथड आ जाता है, रन, ठीक है? और अगर हमें रन की ज़रूरत होती है, तो हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड्स करके इस मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। तो अगर मेरी कोई क्लास है, ठीक है? अगर मेरी कोई क्लास है, वो एक्सटेंड्स कर रही है थ्रेड को, ठीक है? तो रन को ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएँगे तो थ्रेड बन जाएगा, ठीक है? ये आप जान ही रहे हैं। लेकिन अगर आप थ्रेड क्लास को छोड़ के डायरेक्ट रनेबल को ही अगर इम्प्लीमेंट्स करने लगें, डायरेक्ट रनेबल को ही अगर आप इम्प्लीमेंट्स करने लगें, तो रन मेथड की आपको बॉडी तो देनी कंपल्सरी हो जाएगी, लेकिन इससे आपका थ्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि इसके पास कोई लॉजिक है? नो लॉजिक। और आपकी क्लास में सिर्फ़ आपने मेथड को ओवरराइड किया है, तो उससे थ्रेड नहीं बन जाएगा। तो थ्रेड को बनाने के लिए कहीं न कहीं थ्रेड क्लास की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो पहले क्या होता था, हम एक्सटेंड्स कर लेते थे, तो वो ऑटोमैटिकली काम हो जाता था। लेकिन अब हमें एक्सप्लिसिटली थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके उसके मेथड्स को लाना होगा। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। हायरार्की समझ गए ना? सबसे ऊपर रहेगा रनेबल, उसके नीचे थ्रेड क्लास, फिर उसके नीचे अपनी क्लास। तो मेरी क्लास एक्सटेंड्स थ्रेड भी कर सकती है, मेरी क्लास इम्प्लीमेंट्स रनेबल भी कर सकती है। तो एक्सटेंड्स थ्रेड करेगी तो क्या मामला होगा, हमने बता दिया। इम्प्लीमेंट्स रनेबल का मामला समझते हैं। इसी प्रोग्राम को मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सब कुछ सेम ही रहेगा। मैं 7 को इम्प्लीमेंट्स कर लेता हूँ रनेबल से, ठीक है? रनेबल, ये पहली चीज़। अब रनेबल को जैसे ही आपने इम्प्लीमेंट्स किया, यहाँ पे आपको रन मेथड को ओवरराइड करना कंपल्सरी हो जाएगा, देखिए। ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ये रन मेथड को ओवरराइड करना कंपल्सरी हो जाएगा। तो लो भाई, हमने रन मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब जैसे ही आपने रन मेथड को ओवरराइड कर दिया, ठीक है? तो रनेबल के पास करंट थ्रेड मेथड है? नहीं सर, हाँ, वो तो वो तो थ्रेड के पास है। थ्रेड के पास है। तो अब भाई, हम मेरी 7 थ्रेड की चाइल्ड थोड़ी है कि हम मेथड का नाम डायरेक्ट लिख दें। तो जहाँ-जहाँ आपने डायरेक्ट मेथड का नाम लिया है, वहाँ थ्रेड डॉट करना पड़ेगा। फिर जहाँ स्लीप है, स्लीप भी भाई रनेबल का थोड़ी, थ्रेड का है। तो एक्सटेंड्स थोड़ी कर रहे हैं हम थ्रेड को। तो यहाँ पे आपको थ्रेड डॉट करना पड़ेगा। बस इतना काम कर दिए, इस इधर पे इतना कर दिए तो काम खत्म आपका। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम इम्प्लीमेंट्स रनेबल करते हैं, तो थ्रेड क्लास के जितने भी मेथड हैं, वो हमें आइदर थ्रेड के ऑब्जेक्ट से, या स्टैटिक मेथड है तो थ्रेड क्लास के नाम से एक्सेस करने पड़ेंगे। मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। ये बेसिक इनहेरिटेंस आप समझते हैं। इसी तरह 5 में भी कर देंगे। इम्प्लीमेंट्स रनेबल। इम्प्लीमेंट्स रनेबल का एक फ़ायदा आपको यहाँ ये दिख रहा है कि अगर मैं इम्प्लीमेंट्स कर रहा हूँ रनेबल को, तो आई कैन एक्सटेंड्स अनदर क्लास। मैं एक्सटेंड्स एक्स-वाई-ज़ेड क्लास कर सकता हूँ। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर आपको करना है, तो ये बड़ा यूज़फुल है, ठीक है? इम्प्लीमेंट्स रनेबल। बाकी करंट थ्रेड मिलेगा नहीं, तो ये स्टैटिक मेथड होता है, थ्रेड डॉट कर लो। ये स्लीप स्टैटिक मेथड होता है, थ्रेड डॉट कर लो। इस तरीके से। खत्म खेल। अच्छा, अब सवाल है कि भाई इस पे थ्रेड कैसे बनेगा? सिर्फ़ ऑब्जेक्ट बना देने से थ्रेड नहीं बन जाएगा, क्योंकि अगर हमने 7 का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो थ्रेड का कंस्ट्रक्टर थोड़ी चल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने से कुछ भी नहीं होगा भाई, आपका कोई थ्रेड-व्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि थ्रेड बनेगा थ्रेड क्लास के लॉजिक से। तो पहले जब हम एक्सटेंड्स थ्रेड करते थे, तो इंटरनली कहीं न कहीं हम थ्रेड टाइप का ही ऑब्जेक्ट बनाते थे, थ्रेड का कंस्ट्रक्टर चलता था, तो थ्रेड क्रिएट हो जाता था। लेकिन अभी हमें एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ेगा, सब कुछ एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा। कैसे भाई, देखिए, मैं सब कमेंट कर लेता हूँ। तो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया, ये थ्रेड टाइप का नहीं है, ये है रनेबल टाइप का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रनेबल टारगेट। तो रनेबल टारगेट बोला जा सकता है, एंड दिस इज़ माय अनदर रनेबल टारगेट। रनेबल टाइप का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं मुझे दोनों पे एक-एक थ्रेड बनाना है, तो मैं थ्रेड क्लास का यूज़ करूँगा। थ्रेड T1 इज़ इक्वल टू न्यू थ्रेड। इसके कंस्ट्रक्टर में रनेबल आप यहाँ पे दे सकते हैं, रनेबल। तो यहाँ पे मैंने 5 पेश किया इनको, लीजिए 5। तो जैसे ही थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट में मैंने 5 डाला,
तो 5 वाले ऑब्जेक्ट पे एक थ्रेड अब बना। थ्रेड समझ रहे हैं ना? हाँ सर। ये ऐसे थ्रेड क्रिएटेड और अब दूसरा थ्रेड हमें बनाना है तो फिर से थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाइए। थ्रेड T2 इज़ इक्वल टू नया थ्रेड 7। तो ये आपने दोनों थ्रेड बना दिया T1 एंड T2, ठीक है? दोनों का नाम सेट करना है। तो पहले तो हमारे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से ही थ्रेड क्लास के मेथड मिल जाते थे क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट मेरी क्लास थ्रेड का चाइल्ड होता था, पर अभी ऐसा नहीं है। तो अब सारा काम इस T1 T2 से होगा। तो T1 डॉट सेट नेम राजू, ठीक है? जो 5 पे जो थ्रेड बना है उसका नाम हमने राजू रख दिया और जो 7 पे है वो T2 से रखेंगे, उसका नाम काजू रख दिया, ठीक है? नाम रख दिया हमने। उसके बाद हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। अब आप समझ ही रहे हो कि जो काम वहाँ पे ऐसे हुआ था अब इधर ऐसे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है? T1 T2 से काम होगा सारा एंड T1 एंड T2 इस तरह से हो गया, ठीक? ये एंड देन स्टार्ट करना है, तो मैं कर लूँगा भाई T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट। दोनों थ्रेड हमारे स्टार्ट हो गए। दोनों थ्रेड हमारे स्टार्ट हो गए, ठीक है? दोनों थ्रेड स्टार्ट होने के बाद मैं बोलूँगा अपने मेन थ्रेड को कि वेट करो जब तक T1 मतलब राजू अपना काम खत्म नहीं करता। फिर मैं बोलूँगा वेट करो जब तक काजू अपना काम खत्म नहीं करता। जब ये लोग अपना-अपना काम खत्म कर लेंगे, तो उसके बाद फिर मैं ये वाला गेम खेल लूँगा। ठीक है? ये वाला क्या गेम है भाई? इसमें हमने काउंटर की वैल्यू प्रिंट कर ली, ठीक है? काउंटर की वैल्यू प्रिंट कर ली, इस तरीके से एंड देन नीचे हमने मेन थ्रेड को एग्ज़िट करने का प्रिंट कर दिया। समझ गए ना? तो सारी चीज़ सेम थी, बस फ़र्क ये हो जाता है कि भाई आपको एक्सप्लिसिटली थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपने ऑब्जेक्ट का रेफ़रेंस दोगे तब उस पे थ्रेड बनेगा। और जो भी मेथड होंगे वो भाई आपको थ्रेड क्लास की मदद से चलाने होंगे और जो नॉन स्टैटिक मेथड होंगे वो थ्रेड के रेफ़रेंस से चलाने होंगे। बस इतनी सी बात है, बाकी रन करोगे आउटपुट सेम आएगा। कोई एफिशिएंसी वाइज़ कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर आपको चाहिए, तो आप इम्प्लीमेंट्स रनेबल करें, अदरवाइज़ आप एक्सटेंड थ्रेड करें। बस इतनी सी चीज़ थी, तो आज की कहानी काफ़ी हो गई, ठीक है? इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस ज़रूरी है। भाई सुनने में, देखने में सब चीज़ें मज़ा आता है और हो भी जाता है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो छोटी-छोटी चीज़ों में फिर फँसेंगे, ठीक है? तो आराम से सेशन पूरा रिकॉर्डेड है, मैं आपको वीडियो दे दूँगा 12-1 बजे तक, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लें सो दैट कल के सेशंस हम लोग और स्मूथली कर पाएँ। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे।